सर एक बात बताइए। जब हमने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया सर, उस पे प्रॉपर स्टाम्प भी था, उस पे प्रॉपर एड्रेस भी था, हमने उसको प्रॉपरली ड्यूली पोस्ट किया सर। रास्ते में वो लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया, यानी कि सर ऑफरर को हमारा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला ही नहीं। क्या हम ये मानेंगे कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया है ऑफरर के अगेंस्ट? एक और बात बताइए सर। सर जैसे कि मान लीजिए मैं एक लड़की को बोलता हूं कि मैं तेरे से शादी करूंगा, उसके बदले तू मुझे एक प्रॉपर्टी देगी, इस बेसिस में मैं तुझसे शादी करूंगा। सर क्या इसको एक वैलिड कंसीडरेशन माना जाएगा? या सर और एग्जांपल ले लेते, जैसे आप हमको पढ़ा रहे हैं तो आपने हमारे फादर को बोला कि मैं आपके बच्चे को पढ़ाऊंगा, इसके बदले आप अपना घर मुझे दे दीजिएगा। क्या ये एक वैलिड कंसीडरेशन है? सर क्या माइनर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक को बना सकता है, मेक कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है? चलिए मान लेते हैं सर ड्रॉ कर लिया होगा, बट अब चेक बाउंस हो जाता है, तो क्या ये पेई को लायबल रहेगा, ये माइनर जिसने इस चेक को, इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ किया था? इन तमाम सवालों का जवाब आपको आज इसी लेक्चर में मिलेगा। स्वागत करता हूं दोस्तों आपको आपके अपने YouTube चैनल में, दैट इज अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल। आप सीए फाउंडेशन के पावर बैच में आए हैं। अगर आप पहली बार लैंड किए हैं इस वीडियो के अंदर, तो मैं बताना चाहता हूं ये दूसरा सेशन है सीए फाउंडेशन पावर बैच का। शॉर्ट में बता दूं तो पावर बैच का मतलब क्या है? तो पावर बैच का मतलब ये है कि आपके एग्जाम के लिए जितने भी रेलिवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर ये सारी चीजें कवर हो रही है। इंस्टीट्यूट का एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्जाम पेपर, इवन जो चीज इंस्टीट्यूट के रिपोजिटरी पे अवेलेबल नहीं है, जो अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल के रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है, जो इंस्टीट्यूट आराम से पूछ सकता है क्योंकि हम उस इंस्टीट्यूट के लेवल को मैच करते हुए उन क्वेश्चन को रिसर्च करके बनाए हैं, ये तमाम क्वेश्चन का डिस्कशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। कल हमने यूनिट नंबर 1 कर लिया था, आज हम यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 करेंगे। बट एक क्वेश्चन जो कल मैं यूनिट नंबर 1 का नहीं करवा पाया था, आज वो यूनिट नंबर 1 का एक क्वेश्चन पहले करवाऊंगा, फिर यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 से मैं शुरू करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। और मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई पहली बार लैंड हुआ है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ मिलेगी, उसके अंदर आपको सारी डिटेल मिलेगी इस बैच के बारे से, और साथ साथ में नोट्स कहां मिलेगा वो भी उस पीडीएफ के अंदर ही बताया है। तो शिद्दत से एक पन्ने की पीडीएफ है, उसको इत्मीनान से पढ़ लेना, आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों कल जो यूनिट नंबर 1 किए थे उस पे एक क्वेश्चन मेरा डिस्कस करना रह गया था, वो क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करके ले रहा हूं, बिल्कुल बात को ध्यान से सुनिएगा। कल जो हमने सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5 पढ़ा था, सेक्शन नंबर 4 बात करता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करता है, और सेक्शन नंबर 5 बात करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, कि कब आप ऑफर को रिवोक कर सकते हो, कब आप एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो। टाइम के बारे से बात करता है, टू बी मोर स्पेसिफिक। तो उस पे एक क्वेश्चन मेरा रह गया था जो आज मैं कवर करवा रहा हूं। नोट्स बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि आपको कहां पे मिलेगा। तो दोस्तों इस पे क्वेश्चन ये है कि रमन नाम का एक व्यक्ति वो 100 शेयर्स लेने के लिए ऑफर करता है एक हाउस होल्ड फायर एंड कैरिज एक्सीडेंट इंश्योरेंस कंपनी को, कि भाई मैं आपके 100 शेयर्स लेना चाहता हूं। ठीक है, ये कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी, लेटर ऑफ अलॉटमेंट जो है, क्योंकि इसने ऑफर दिया कि भाई मैं आपके शेयर्स लेना चाहता हूं, अप्लाई किया कि मेरे को 100 शेयर्स दे दो, तो इस कंपनी ने लेटर ऑफ अलॉटमेंट इसको भेजा, रमन को पोस्ट से भेजा, बट रमन को ये रिसीव नहीं हुआ। ये शेयर्स पार्टली पेड थे। साथ साथ में कंपनी ने रमन के खिलाफ एक एक्शन लिया कि भाई हमको बैलेंस अमाउंट दीजिए इन शेयर्स का, क्योंकि कंपनी को तो यही लग रहा है ना कि अपन ने लेटर ऑफ अलॉटमेंट अगर दे दिया है तो रमन का भी फर्ज बनता है कि जो रिमेनिंग पैसा है शेयर्स में वो देना है इसको। पार्टली पेड शेयर्स था। तो ऑन द ग्राउंड दैट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ शेयर्स हैड बिकम कंप्लीट व्हेन द लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वाज पोस्टेड टू द मिस्टर रमन। कंपनी का कहना है भैया जैसे ही हमने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया था उसी वक्त रमन और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, कायदे से कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो रमन को जो बचे हुए पार्टली पेड शेयर्स था, तो बचे हुए जो बैलेंस अमाउंट है वो देना पड़ेगा। अब रमन का कहना है भाई साहब मुझे तो ये मिला ही नहीं क्योंकि ये लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया था। तो अब सवाल आता है मेरे प्यारे, क्या रमन बाउंड है उस पार्टली पेड शेयर्स के बैलेंस अमाउंट को पे करने के लिए? तो इसका आंसर आपको सेक्शन नंबर 4 देता है दोस्तों। सेक्शन नंबर 4 आपकी मॉड्यूल पे भी और प्रैक्टिकली भी यही कहता है कि एक बार लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हो गया, जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हुआ ये ऑफरर के अगेंस्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट द ऑफरर।
अब ऑफरर, आप अपना ऑफर वापस नहीं ले सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, आप लीगली ऑब्लाइज्ड हो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो अब सवाल आता है सर वो तो भूल गया सर, मतलब भूला इन द सेंस उसको तो कुछ मिला ही नहीं सर, उसको तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला ही नहीं। तो इस पे कहता है कि जब आप लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे रहे हो उस पे क्या प्रॉपर एड्रेस था? प्रॉपर एड्रेस का मतलब क्या है? जैसे अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल का जो ऑफिस नंबर है 88 है। अब ऑफिस नंबर 88 किधर? कुमार प्रेस्टीज पॉइंट में। अब कुमार प्रेस्टीज पॉइंट किधर है? शुक्रवार पेट में। ये शुक्रवार पेट कहां पे? पुणे के अंदर, नियर बीएसएनएल ऑफिस। पिन कोड के साथ आपने ये सारी चीजें डालनी है, इसको बोलते हैं प्रॉपर एड्रेस। इस पे प्रॉपर स्टाम्प लगा होना चाहिए और ये ड्यूली पोस्टेड होना चाहिए। ड्यूली पोस्टेड का मतलब ये होता है इनफैक्ट आप इसको जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करके आ रहे हो, अगर आपने ये तीन बातों को ख्याल रखा है प्रॉपरली, इन तीन बातों का कंप्लायंस किया है, फिर इससे कोई लेना देना नहीं है कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर को मिला कि नहीं मिला। इवन इफ वो लॉस्ट इन ट्रांजिट भी हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आ चुका है और रमन इस चीज के बाउंड रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5 ये बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट नंबर 1 के। इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है और उस पे जो एक क्वेश्चन मेरा रह गया था, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने कर लिया है। ये क्वेश्चन आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। ये क्वेश्चन ना इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जाम पेपर में, ना एमटीपी पे है, ना आरटीपी पे है, कहीं पे किसी के क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल के द्वारा रिसर्च किया हुआ क्वेश्चन है आईसीएआई के लेवल को मैच करते हुए। आपको अगर क्रॉस चेक करना हो तो आप ये देख सकते हो, इवन इफ सच लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज लॉस्ट और डिलेड इन पोस्ट, ये वाली जो बात है ये आपके मॉड्यूल पे भी सेम लिखी हुई है। तो जो रेड से मैंने हाईलाइट करके दिया हुआ है ये आपकी मॉड्यूल पे भी लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपकी मॉड्यूल को ध्यान पे रखते हुए बनाए गए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो अबाउ प्रोविजन के हिसाब से रमन जो है वो बाउंड है इस कॉन्ट्रैक्ट से। जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है ये पोस्ट होता है टू हिम एंड देयरफॉर ही वाज बाउंड टू पे फॉर दोस शेयर्स। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। मैं जीवन में आगे बढ़ता हूं तो बेटा मैं चलता हूं यूनिट नंबर 2 पे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो यूनिट नंबर 2 है, पूरा का पूरा यूनिट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस पे लिखा हुआ है कंप्लीट यूनिट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन स्टिल इसके अंदर कुछ हॉट टॉपिक है। तो जो सम हॉट टॉपिक्स है वो मैं नीचे यहाँ पे अलग से मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है। जैसे कि आप जानते हो दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर टोटल 3 टॉपिक है। पहला कंसीडरेशन को डिफाइन करो, उसके रूल्स बताओ। दूसरा बात करता है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट सूट फाइल कर सकती है। और तीसरा बात करता है कि कब बिना कंसीडरेशन के लिए भी, बिना कंसीडरेशन में भी एग्रीमेंट वैलिड रहेगा, उसके कुछ एक्सेप्शन है। ये 3 टॉपिक है, तीनों के तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मोटा मोटा हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में इस पे से एक क्वेश्चन बनता है, कभी कभी लगातार 2 अटेम्प्ट में भी इस पे क्वेश्चन बन जाता है। तो अब बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस पे मैंने जो हॉट टॉपिक्स अलग से निकाले हैं, तो कुछ टॉपिक जो स्टार्टिंग के 2 टॉपिक आप देख पा रहे हो, स्टार्टिंग के 2 टॉपिक इंस्टीट्यूट ने आज तक टच नहीं किए बट आपकी मॉड्यूल पे है। मैं जब कल पहला लेक्चर में आपसे डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया था कि मैं मॉड्यूल की एक एक लाइन, एक एक शब्द को खंगाल रहा हूं, चीर फाड़ करके आपके लिए सेशन को बना रहा हूं। इसका एक ही कारण है दोस्तों, क्योंकि इंस्टीट्यूट किसी भी लाइन से कोई भी सवाल पूछ रहा है। तो इस बार मेरी अप्रोच वही एग्जॉस्टिव अप्रोच है कि किसी भी लाइन को पकड़ा और मुझे लगा इंस्टीट्यूट यहां पे कोई तो केस स्टडी घुमा के दे सकता है, वो केस स्टडी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ऐसे पेश कर रहा हूं कि इंस्टीट्यूट कैसा पूछ सकता है ताकि आपको कोई भी चीजें न्यू ना लगे। तो अब बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। सवाल पूछता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इन कंसीडरेशन ऑफ प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट इज इन्फोर्सेबल, यानी कि आप शादी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किस कंसीडरेशन में, कि भाई आपको प्रॉमिस किया जा रहा है कि कुछ सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट कैसा, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैं हूं भाई अर्जुन, मैं मान लो एक लड़की है ड्रीम गर्ल, उस ड्रीम गर्ल को बोलता हूं कि भाई मैं तेरे से शादी करूंगा अगर तू मुझे बदले में 50 लाख रुपए देगी। तो ये इस प्रकार का सेटलमेंट हो सकता है। बदले में तू अपना घर मेरे नाम कर देगी, तो बदले में तेरे पास एक जो लैंड है जो तेरे पापा ने तेरे को मरते वक्त जाते हुए दे के गई थी, वो लैंड मेरे नाम पे करेगी। तो ये सेटलमेंट किसी भी चीज का हो सकता है। आप प्रॉमिस कर रहे हो कि हाँ भाई मैं ये सेटलमेंट करूंगी तेरे साथ अगर तू मेरे साथ शादी करेगा। तो सवाल आता है क्या इस प्रकार की शादी इन्फोर्सेबल है, इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इन्फोर्सेबल है। यानी कि कल को ड्रीम गर्ल मुझे बोलती कि ठीक है मैं अपना घर अर्जुन तेरे नाम पे कर दूंगी, मेरे से शादी कर ले। अर्जुन ड्रीम गर्ल से शादी कर लेता है, तो क्या अब ड्रीम गर्ल अगर अपना घर मेरे नाम पे नहीं करती तो क्या ड्रीम गर्ल को मैं सूट फाइल कर सकता हूं इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज के बेसिस में? द आंसर इज यस। ये आपके मॉड्यूल के अंदर ये बात लिखी हुई है
कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज जिस पे प्रॉमिस हो रहा है किसी सेटलमेंट का, क्या वो इन्फोर्सेबल है क्या। बट मॉड्यूल पे जो चीज नहीं लिखी है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एक लाइन मॉड्यूल ने तो दे दिया है बेटा, इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तभी वैलिड रहेंगे जब ये फेयर हो और ये प्रॉपरली बनाए गए हो। यानी कि इसमें पार्टी की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, ड्रीम गर्ल अगर माइनर है, बराबर है, इस पे भी तकलीफ आएगी। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, इमोरल पर्पस नहीं होना चाहिए, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रेंट इन मैरिज जो है वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड है, यहां तो अपन मैरिज के लिए कुछ समझौता कर रहे हैं, कुछ सेटलमेंट कर रहे हैं। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप तो होना ही चाहिए, तभी ये इन्फोर्सेबल होगा। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड सो ऑन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो जो चीज इसके अंदर नहीं लिखी हुई है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पे अपने को एक शब्द ध्यान पे रख के लेना है, सच एग्रीमेंट आर इन्फोर्सेबल अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ एज लॉन्ग एज दे मीट ऑल इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, द एग्रीमेंट बीइंग नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ये तभी होगा जब इसमें तमाम शर्तें शामिल होगी। ठीक, इस पे सेटलमेंट की बात क्या क्या हो सकती है। सेटलमेंट की एक बात हो सकती है ट्रांसफर और सेटल प्रॉपर्टी हो सकता है, बरोबर है क्या, कि भाई आप प्रॉपर्टी कुछ दोगे, कुछ पैसे दोगे या कुछ अदर बेनिफिट दोगे इन एक्सचेंज फॉर द अदर पार्टी एग्रीइंग टू मैरी देम। हो सकता है भाई साहब हमारी जो ड्रीम गर्ल है वो क्या बोलते हैं वकील है, बराबर है क्या, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती, तो मैं बोला भाई बिजनेस में वकील की जरूरत लगती है, कभी कोई एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है, कभी किसी एग्रीमेंट का ड्यू डिलिजेंस कराना है, कभी कुछ विवाद हो गया, तो शादी तभी तुमसे करेंगे जब तुम पूरा किस्सा कहानी केस वेस लड़ लोगे मेरे बजाय, यानी कि आप मेरे मुफ्त के वकील बनोगे तो जाके मैं आपसे शादी करूंगा। इसको बोल सकते हैं कि भाई ये एक्सचेंज फॉर द अदर बेनिफिट है कुछ, बरोबर है क्या। इस प्रकार की भी चीजें हो सकती है। अब आपके दिमाग में आएगा अरे सर ये तो मतलब की शादी हो गई, सर शादी तो मतलब की होती ना, समझ गया ना तू, बस ठीक है। तो बात को ध्यान से समझना, ये इन्फोर्सेबल होगा अगर इस पे ये सारी चीजें होगी तो, ठीक है। अब इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में मैं चलता हूं, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, सेम एग्जांपल जो मैंने ऊपर बताया, तो ध्यान रखना अगर इस पे कोई भी केस स्टडी घुमा फिरा के आती है, जैसे एक केस स्टडी मैंने बातों बातों में बता दी कि भाई अर्जुन बोलता है कि तुम मेरे मुफ्त की वकील बनेगी, शादी के बाद जो भी मेरे को वकील की जरूरत लगेगी बिना पैसे की तो उसके काम करेगी, क्या तेरे को शादी मंजूर है, इस बेसिस में शादी की, बताइए वैलिड कंसिडरेशन है क्या। तो हाँ ये वैलिड कंसिडरेशन है, क्योंकि किसी प्रकार का हम सेटलमेंट कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं इसको एक प्रकार से नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन भी बोलते हैं, जो मेरा अगला क्वेश्चन है इसमें, कि कंसीडरेशन का जरूरी नहीं कि वो मॉनेटरी रहे, नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन भी हो सकता है। जैसे कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि भाई मैं ड्रीम गर्ल तुझसे शादी करूंगा, लेकिन इस शर्त में तो मेरे को मुफ्त की वकालत की सर्विस देगी शादी के बाद। तो भाई अब मैं जो शादी कर रहा हूं इसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट तो है नहीं, हाँ उसके बाद वो मुझे जो क्या बोलते हैं वह मुफ्त की वकालत की सर्विस दे रही है, तो इसमें मॉनेटरी क्या है, मॉनेटरी मतलब पैसे से संबंधित कैश वाला कोई वो नहीं आ रहा है, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में कैश का इन्वॉल्वमेंट रहे, बराबर है क्या, मनी का इन्वॉल्वमेंट रहे, करेंसी का इन्वॉल्वमेंट रहे, आप नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन में भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। तो एक दूसरा सवाल आता है, कंसीडरेशन नीड नॉट टू बी मॉनेटरी। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं, उसके बदले मैंने आपके फादर साहब को बोला कि आप इसके बदले मुझे घर दे देना, तो मैं आपको पढ़ाया, उसके बदले आपने मुझे घर दे दिया, नॉन मॉनेटरी हो गया। एक वकालत की सर्विस हो गई, जैसे कि मैं आपको कोई गुड्स सप्लाई कर रहा हूं, आप वकील हो, मैंने कहा गुड्स का पैसा मत देना, मेरा केस है उसको आप लड़के दे देना, नॉन मॉनेटरी हो गया ये सारी चीजें। और आपको एक बात बताता हूं, आपके और मेरे बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, आपको मैंने बोला मैं आपको एक पीस ऑफ लैंड दे देता हूं, एक पीस ऑफ लैंड रख लो, उसके बदले आप मेरे खिलाफ सूट फाइल मत करना। तो कुछ करना एक्ट, उसको भी बोलते हैं कंसीडरेशन है, कुछ ना करना, मैं आपको जमीन दे रहा हूं, एक लैंड का पीस दे रहा हूं, उसके बदले आप क्या नहीं कर रहे हो, आप मेरे खिलाफ सूट फाइल नहीं कर रहे हो, तो कंसीडरेशन में भी एन एक्ट, कुछ करोगे वो भी कंसीडरेशन है, कि भाई मैं आपके बच्चे को पढ़ा रहा हूं, उसके बदले आप मुझे क्या दे देना, आपका घर दे देना, ये एक्ट हो गया। कंसीडरेशन में भी एन एब्सटिनेंस, कि भाई मैं आपको लैंड दे रहा हूं, मेरे खिलाफ सूट फाइल मत करना, तो आप सूट फाइल नहीं कर रहे हो, एंड सो ऑन। तो ये नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन भी हो सकता है। ये दोनों टॉपिक इंस्टीट्यूट ने आज तक किसी भी अटेम्प्ट में टच नहीं किया है, बट जो रवैया इंस्टीट्यूट का मैं देख पा रहा हूं उस रवैये के हिसाब से कोई सा भी केस स्टडी घुमा फिरा के थोड़ा सा उसमें ग्रे एरिया डाल के आपको पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा।
सो मेरे प्यारे, नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। सर्विस और वर्क एज कंसीडरेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया था वो। एक्ट एज कंसीडरेशन, जैसे कि देखो ये प्रॉमिस कर रहा है गुड्स डिलीवर करेगा बी को, और बी प्रॉमिस कर रहा है ए मैं तेरा घर रिपेयर करके दे दूंगा उसके बदले। तो यहाँ पे नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन जा रहा है, यानी कि करेंसी का, कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है। तो मॉनेटरी मतलब कैश एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है सर। फिर प्रॉमिस एज कंसीडरेशन, कि भाई कुछ आप वादा कर रहे हो, ए प्रॉमिस कर रहा है भाई मैं बी तेरे से शादी कर लूंगा, उसके बदले बी बोल रहा है कि मैं एक प्रॉपर्टी तेरे को दे दूंगा, बराबर है क्या? दोनों बोलेंगे नहीं, एक बोलेगा और एक बोलेगी होगी, समझ जाओ यार। और दोनों सेम भी रहा तो कोई नहीं है, वैलिड है आजकल, समझ रहे हो ना तुम, ठीक है। एब्सटिनेंस एज कंसीडरेशन, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड है किसके ऊपर? कंसीडरेशन का एडुकेट होना जरूरी नहीं है। ये भी टॉपिक अभी तक अछूता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, लेकिन इसमें ना आपको मैं क्लैरिटी देना चाहता हूं। बच्चे इसको थोड़ा सा गलत समझ के लेते हैं। क्या गलत समझ के लेते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना। होता क्या है दोस्तों, यहां पे बोल रहा है कि भाई देखो, सपोज करते हैं भाई ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है। अब मैं कहता हूं आज मार्केट में इस मोबाइल की कीमत सपोज करते हैं 25,000 रुपए की है, सपोज करते हैं। अब अगर मैं इसको किसी को 2500 रुपए में देना चाहता हूं, मार्केट में कीमत आज भी 25,000 की है, मैं इसको 2500 रुपए में देना चाहता हूं, ठीक है। तो जितने का माल है, अगर उस जो माल यानी कि गुड्स जो है, उतना दाम अगर नहीं मिल रहा है, जितने का माल है अगर उतने का दाम नहीं मिल रहा है, 25,000 का मोबाइल है, उसके बदले आपको 2500 रुपए मिल रहा है, बरोबर है। इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भाषा में इनएडुकेट कंसीडरेशन। हाँ, 25,000 का मोबाइल है, 20,000 मिल रहा है, 22,000 मिल रहा है, हो सकता है 26-27,000 मिले, ये एडुकेट कंसीडरेशन है कि भाई मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे 2-4-5,000 ऐसा। लेकिन भाई जब 25,000 का मोबाइल 2500 रुपए में मैं बेच रहा हूं, तो जो 2500 रुपए का जो कंसीडरेशन है, इसको बोलते हैं इनएडुकेट कंसीडरेशन। देसी भाषा में जितने का माल दे रहा हूं उतने का दाम नहीं मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं इनएडुकेट कंसीडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, इनएडुकेट कंसीडरेशन रहेगा, चलेगा। हो सकता है अर्जुन सर अपने भाई को दे रहे होंगे और ऐसे ही भाई बोले तू जो देगा ले लेंगे, तो भाई ने प्यार से 2500 रुपए दे दिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब इस पे लॉ मेकर ने जब इस लॉ को बनाया कि इनएडुकेट भी हो सकता है, तो उस पे एक डाउट आया कि हो सकता है अर्जुन को कोई गन पॉइंट में बोला 500 रुपए में दे मोबाइल, और अर्जुन बेचारा बिना अपनी फ्री कंसेंट के मजबूरी में उसको देना पड़ा, और सामने वाला बोल रहा है हाँ भैया कंसीडरेशन इनएडुकेट हो सकता है, कोई बात नहीं, तो इसका मिसयूज हो सकता है। तो यहां पे एक पॉइंट बनाया गया कि भाई प्रॉमिसर का व्यू पॉइंट देखा जाएगा, जो मोबाइल दे रहे हैं ना 2500 रुपए में, इसका व्यू पॉइंट देखा जाएगा। अगर मेरी कंसेंट फ्री है, मैं कोई कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से अपनी कंसेंट नहीं दे रहा हूं 2500 रुपए में बेचने के लिए, तो ये इनएडुकेट कंसीडरेशन भी वैलिड माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड रहेगा। आप ये नहीं बोलोगे अरे बाप रे 25,000 का मोबाइल 2500 रुपए में, नहीं नहीं नहीं, वॉइड 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 वॉइड, ऐसा कुछ नहीं है, वैलिड रहेगा, चलेगा, इनएडुकेट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने दोस्त यार सगे संबंधी को दे रहे हो। लेकिन एक जो डायरेक्ट पॉइंट आप गलत समझते हो कि सर कल को अर्जुन आके बोल दिया कि नहीं भाई मेरे साथ कोअर्जन हुआ था, तो सर ये अर्जुन के ऑप्शन में वॉइडेबल हो जाएगा, फिर ये कंसीडरेशन वैलिड कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा, ये वॉइडेबल रहेगा एट द ऑप्शन ऑफ अर्जुन, ऐसा नहीं है। कोर्ट कहता है, लॉ कहता है, अगर कल को अर्जुन आके प्लीड करता है कि मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, तो कोर्ट इस बात को, इस इनएडुकेट कंसीडरेशन को, कि हाँ यार 25,000 का मोबाइल कोई 2500 रुपए में क्यों ही बेचेगा, इस 2500 के इनएडुकेट कंसीडरेशन को कोर्ट एज अ पीस ऑफ एविडेंस ले लेगी कि हाँ ये एक वन ऑफ द एविडेंस है जिससे ये पता लग रहा है कि हाँ अर्जुन के साथ जोर जबरदस्ती हुई होगी। ये साबित नहीं हुआ अभी, ये साबित करना पड़ेगा अर्जुन को। अब हो सकता है कोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट करे, वो सबका बैकग्राउंड देखे जो भी पार्टी का हो रहा है, और इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट सबमिट करेगी जज को। अगर जज को दिखता है रिपोर्ट में कि हाँ भाई अर्जुन की जो कंसेंट थी वो फ्री नहीं थी, तो मेरे ऑप्शन में वॉइडेबल रहेगा। अगर जज साहब को लगता है कि नहीं भाई अर्जुन की कंसेंट तो बकायदा वैलिड थी, उसने अपनी मर्जी से 2500 में दिया था, ये तो जानबूझ के अब अर्जुन फायदा उठा रहा है, अर्जुन को पैसे की जरूरत थी तो उसने 2500 रुपए में मोबाइल बेच दिया, अब उसके पास पैसे आ गए, कहीं से पैसे फंसे हुए थे, अब उसको मोबाइल वापस चाहिए, तो जानबूझ के बोल रहा है कि मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, तो रिपोर्ट में वो समझ में आ जाएगा कि अर्जुन की कंसेंट क्या थी। अगर कंसेंट फ्री थी वैलिड रहेगा, फ्री नहीं थी वॉइडेबल रहेगा। तो ये डायरेक्ट नहीं होगा सर उसने बोल दिया तो वॉइडेबल हो जाएगा अगर पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं थी, तो नहीं, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होगी तो वॉइडेबल हो जाएगा। लिखा है
कि कोर्ट उसको एज अ पीस ऑफ एविडेंस कंसिडर करेगी, फिर वो जो कोर्ट जो जजमेंट देगी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देख के उसको अपने को मानना पड़ेगा। तो आइए बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एक्स नाम का व्यक्ति है, इसको बहुत जोर से पैसे की जरूरत है। वो ऑफर करता है अपनी 1 लाख की कार को वाई को 10,000 रुपए में कि वाई मेरी 1 लाख की कार 10,000 में ले ले। कार वाई को अभी तक डिलीवर नहीं हुई थी, इस बीच में एक्स को ना 20,000 रुपए का ऑफर आ जाता है। तो वैसे ही एक्स को पैसे की जरूरत है, 1 लाख की कार को 10,000 में बेच रहा था। अब एक्स वाई को भी कार डिलीवर नहीं किया, बीच में उसको 20,000 का ऑफर मिल गया, मन में लड्डू फूटा एंड रिफ्यूज टू कैरी आउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन। एक्स बोलता है नहीं भैया, कंसिडरेशन इनएडुकेट है, ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में बना ही नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ भी वाई को तेरे को कार नहीं दूंगा। क्या एक्स वाई को डैमेज देने के लिए लायबल है, क्योंकि एक्स ने तो कार किसी और को दे दिया, क्योंकि उसको तो 20,000 का ऑफर मिल गया है? द आंसर इज यस, क्योंकि कहीं पे भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि एक्स के साथ कोई जोर जबरदस्ती, कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन करके अपन उसकी कंसेंट ले रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री कंसेंट थी, तो यहां पे इनएडुकेट कंसिडरेशन भी चलेगा। तो यहां पे देखो प्रोमिसर का व्यू पॉइंट देखेंगे, यानी कि जो सामान दे रहा है उसका एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 25 पे ये बात लिखी हुई है कि अगर कंसेंट फ्री है तो ये वॉइड नहीं माना जाएगा, एग्रीमेंट वॉइड नहीं माना जाएगा, मियरली बिकॉज कंसिडरेशन इज इनएडुकेट। फ्री कंसेंट से ना अपनी मर्जी से है, एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। इनएडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन को कोर्ट अपने अकाउंट में लेगी, यानी कि अपने नॉलेज में लेगी, वेदर द प्रोमिसर कंसेंट वाज फ्रीली गिवन, यानी कि कोर्ट क्या करेगी, उसको एज अ पीस ऑफ एविडेंस कंसिडर करेगी। तो आपको इसका डिप्लोमेटिक आंसर लिखना है, अनटिल एंड अनलेस एक क्वेश्चन में ही ना दिया हो कि उसकी कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई थी, तो आप लिख सकते हो उसके ऑप्शन में वॉइडेबल है। बट अगर ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको बताना है कि कोर्ट उसको एज अ पीस ऑफ एविडेंस कंसिडर कर सकती है। बाकी डिपेंड करता है फर्दर, कॉन्सिक्वेंटली फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या करना है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको लेके जाना चाहता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जो कंसीडरेशन है मस्ट बी मोर देन व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू डू। एग्जांपल के तौर पे, भाई मैं एक वकील हूं, आप मेरे क्लाइंट हो, आप मेरे पास आए, बोले सर मैंने एक को हाथ पैर तोड़ दिया, उसका जान से मारने का इरादा नहीं था, हाथ पैर तोड़ दिया, लेकिन मेरे ऊपर हाफ मर्डर का केस लग गया, मुझे प्लीज बता दीजिए। मैंने कहा मेरी 10 लाख रुपए की फीस है। बोले सर मैं 10 लाख रुपए दूंगा, और अगर आप मेरे को केस जिता दोगे तो मैं 10 लाख रुपए आपको और दूंगा, यानी कि केस जीत गए तो मेरे को 10 लाख और मिलेगा। वही मतलब मैं केस लड़ रहा हूं, जीता हारा, मेरे को 10 लाख तो यूं भी मिलना है, क्योंकि भाई मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा ही दूंगा अपने क्लाइंट को जिताने के लिए। बट अगर मैं हार गया तो 10 लाख तो मिलना ही, लेकिन अगर मैं जीता तो 10 लाख मेरे केस की फीस और साथ साथ में 10 लाख रुपए मेरे को चेरी ऑन द केक मिलेगा, क्योंकि मैंने केस जितवाया। अब आप खुद सोचिए, अगर वो कह रहा है कि अगर आप मुझे केस जिता दोगे तो मैं आपको 10 लाख रुपए और दूंगा, अरे भाई साहब 10 लाख जो मुझे ऑलरेडी मिल रहा है वो मैं केस का ही पैसा ले रहा हूं, मुझे अपना बेस्ट एफर्ट ही डालना है अपने क्लाइंट को जिताने के लिए। तो अगर मैं केस जिता भी देता हूं तो भी मैं 10 लाख रुपए आपसे मांग नहीं सकता हूं, क्योंकि जो पैसा आपने दिया उसके बदले मैंने आपको सर्व कर दिया। अब जो पैसा आप मुझे दे रहे हो इसके बदले मैं आपके लिए कुछ करके नहीं दे रहा हूं, बराबर है क्या? तो मान लीजिए मैं केस जीत जाता हूं, अब मैं उस व्यक्ति से बोलता हूं दे भाई 10 लाख रुपए और दे, तूने बोला था ना जीतने में 10 लाख रुपए और देगा करके। अब सवाल यह है कि क्या मैं 10 लाख रुपए उससे वसूल सकता हूं? द आंसर इज नो, क्योंकि भाई जो चीज के लिए मेरे को पैसे मिलने थे मिल चुके हैं। अब ये 10 लाख रुपए और किस बात के भाई, नहीं मिलने वाले, बरोबर है क्या? तो बात को समझना, विटनेस है, विटनेस को आप गवाही देने के लिए पैसे दे रहे हो, तो अरे भाई उसको तो गवाही देने के लिए आना ही था। पुलिस जो है आपके एरिया में पेट्रोलिंग कर रही है, आपके घर पे चोरी होने से बचा लिया, दौरे में घूम रहे थे, चोरी करने से बचा लिया, और आपके घर में आके बोल रहे 5,000 रुपए इनाम दीजिए हमको, हमारा खर्चा दीजिए, हम आपके घर में चोरी करने से। अरे आपकी लीगल ड्यूटी भाई साहब, कुछ ज्यादा करो तो बात बनेगी। इसमें आपको एक केस बन सकता है कि भाई आग लगी थी एक जगह, फायर ब्रिगेड वाले आए आग बुझाने के लिए, एक महिला का बच्चा फंस गया था ऊपर, महिला ने बोला जो भी मेरे बच्चे को बचाएगा मैं उसको 5 लाख का इनाम दूंगी। फायर ब्रिगेड वाला चढ़ गया, बच्चे को बचा के लाया। क्या फायर ब्रिगेड वाला 5 लाख मांग सकता है? आपके बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं सर नहीं मांग सकता है, तो उसकी लीगल ड्यूटी थी, बट वो मांग सकता है, क्योंकि फायर ब्रिगेड वाले इंसान का, फायरमैन का काम होता है आग बुझाने का, आग में काबू पाने का। रेस्क्यू टीम का काम होता है जान बचाने का, इनका काम है आग बुझाने का, उनका काम है जान बचाने का। यानी कि सर फायरमैन अपने लीगल ड्यूटी से कुछ ज्यादा किया। लीगल ड्यूटी से जब कुछ ज्यादा करते हैं इसको बोला जाता है कि आपने ऐसा कंसीडरेशन दिया जो आपकी लीगल ड्यूटी के ऊपर है, यहां पे उसको 5 लाख मिलेगा।
यही अगर रेस्क्यू टीम वाला होता और वो जान बचा के आते और ये रिवॉर्ड ऑलरेडी अनाउंस होता तो रेस्क्यू टीम को नहीं मिलता, क्योंकि रेस्क्यू टीम की लीगल ड्यूटी थी. सो कंसिडरेशन मस्ट बी मोर देन व्हाट यू आर लीगली बाउंड टू डू और व्हाट यू आर कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड टू डू. अब जो मैंने वकील वाला एग्जांपल दिया था वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन था कि भाई केस तो वैसे भी जिताना है, उससे कुछ ज्यादा करोगे तो ऊपर कंसिडरेशन मांगोगे. लीगल ड्यूटी क्या हो गई, पुलिस वाले की, रेस्क्यू टीम वाले की लीगल ड्यूटी थी कि भाई आपको ये सारी चीज करनी है. तो अपने लीगल ड्यूटी और कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से जब ज्यादा कुछ करोगे तो ही आपका कंसिडरेशन माना जाएगा. इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है दोस्तों. ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सवाल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5. ये भी मैं बताना चाहता हूं, ये हमारा जो रेगुलर टेस्ट होता है उसके अंदर हम पूछे. ये वाला सवाल भी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ना इंस्टीट्यूट के एमटीपी, आरटीपी, ना पास्ट एग्जाम पेपर में, कहीं पे भी नहीं, किसी के भी क्वेश्चन बैंक में मैं बता रहा हूं आपको ये वाला सवाल नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत रिसर्च करके आईसीआई के लेवल को मैच करते हुए सवाल मैंने निकाल के लिए. सवाल बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, एग्जाम में आने की अबल प्रबल संभावना रहेगी इस सवाल की. ध्यान से सुनिएगा क्या बोलता है. आपने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रोविजन पढ़ा होगा. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले प्रोविजन के ऊपर ही ये सवाल बेस्ड है, बिल्कुल ध्यान से सुनना. डनलप एंड कंपनी है, ठीक है, टायर कंपनी है. ये टायर सोल्ड करती डी नाम के एक व्यक्ति को. डी नाम का एक व्यक्ति जो है होलसेलर है, और डनलप और ये जो डी नाम का व्यक्ति है इनके बीच में क्या हो जाता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसपे डी को बोला जाता है कि तू ये टायर को सेल नहीं करेगा बिलो डनलप लिस्ट प्राइस. यानी कि ये जो डनलप एंड कंपनी है, जो एक टायर कंपनी है, वो जब डी को, होलसेलर को टायर बेचती है तो डी को बोलती है हम जो प्राइस लिस्ट बताएंगे उसके नीचे तू ये टायर नहीं बेचेगा. हम एग्जांपल में ले लेते हैं कि मान लीजिए 10,000 रुपए का एक प्राइस है कि भाई ये टायर आप 10,000 के नीचे नहीं बेचोगे. ये 10,000 का जो प्राइस है ये डनलप नहीं बताया है, ठीक है सर. Further condition was also imposed that any retailer to whom D resupplied the tire should also promise D not to sell the tires to the public below the Dunlop list price. अब इस पे एक एग्रीमेंट के अंदर एक बात और लिखी होती है, वो मैंने आपको नीचे अलग से मैं बता देता हूं कि एक तो ये डनलप हो गया, यहां पे डी हो गया, इनके बीच में आपस में एग्रीमेंट हो गया कि भाई डनलप के प्राइस लिस्ट के नीचे आपको नहीं बेचना है. ठीक है सर, यहां तक का समझा. उस पर एक बात और लिखी हुई थी कि डी फर्दर जिसको भी बेचेगा पब्लिक में से, वो पब्लिक भी डी को बाय डिफॉल्ट प्रॉमिस कर रही है. मतलब कोई पब्लिक, जो भी पर्सन डी से टायर लेगा, वो ऑटोमेटिक एक प्रॉमिस कर रहा है डी को कि हाँ डी भाई साहब, हम भी डनलप के प्राइस लिस्ट से नीचे नहीं बेचने वाले. ये तो बड़ा फालतू एग्रीमेंट हो गया था, ठीक है. फिर भी आगे बढ़ते हैं. अब डी क्या करता है, एक सेल्फ्रिज एंड कंपनी को टायर सोल्ड करता है, और सेल्फ्रिज एंड कंपनी एग्री भी करती है कि हाँ भैया जो डनलप का जो लिस्ट प्राइस है ना, प्राइस लिस्ट है, उसके नीचे मैं नहीं बेचूंगा. ऐसे सेल्फ्रिज एंड कंपनी भी करती है. यानी कि सर एक एग्रीमेंट और हो जाता है डी और सेल्फ्रिज के बीच में. तो ये सर ये पहला एग्रीमेंट है, ये दूसरा एग्रीमेंट है. पहला एग्रीमेंट डनलप और डी के बीच में, दूसरा वाला डनलप और सेल्फ्रिज एंड कंपनी के बीच में है. और सेल्फ्रिज एंड कंपनी भी बोल रही है कि हाँ भाई जो डनलप ने प्राइस लिस्ट दिया है उसके नीचे मैं टायर नहीं बेचूंगी. लेकिन जो सेल्फ्रिज एंड कंपनी है ये सेल करती है बिलो प्राइस. ये सेल करती है बिलो प्राइस, प्राइस के नीचे ये सेल करती है टायर को. अब यहां पे होता क्या है, जो डनलप है ना, डनलप एंड कंपनी, ये इसके ऊपर सूट फाइल कर देता है सेल्फ्रिज एंड कंपनी के ऊपर, और कहता है सेल्फ्रिज तुम मेरे द्वारा बताए गए जो प्राइस लिस्ट है उसके नीचे टायर बेच नहीं सकते हो. सवाल यह आता है कि क्या डनलप सेल्फ्रिज के ऊपर ये सूट मेंटेन कर सकता है और उसको इन्फोर्स कर सकता है कि भाई तुम इसको बिलो प्राइस में नहीं बेच सकते. इसका आंसर डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही है कि थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल अ सूट. अब देखो जो सेकंड वाला कॉन्ट्रैक्ट था, जो सेकंड वाला एग्रीमेंट था, वो किसके बीच में बना था, डी और सेल्फ्रिज एंड कंपनी के बीच में. उसमें डनलप का कोई रोल ही नहीं था. जो सेकंड वाला कॉन्ट्रैक्ट बना था वो डी और सेल्फ्रिज के बीच में बना था. ये डनलप एंड कंपनी तो थर्ड पार्टी हो गया. थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल अ सूट. बड़ी सिंपल सी बात है. लेकिन अब आप बोलोगे ना सर एग्रीमेंट में तो लिखा था कि जो भी इसके सामान ले रहा है वो भी उसको प्रॉमिस कर रहा है. अरे भाई साहब, ये वाले एग्रीमेंट में जो डनलप और डी के बीच में हुआ था, क्या यहाँ पे सिग्नेचर क्या सेल्फ्रिज ने किया था? ये तो तुमने एकदम ब्लैंकेट लगा दिया कि कोई भी पब्लिक डी से अगर टायर खरीदेगी वो बाय डिफॉल्ट प्रॉमिस कर रही है. तुमने उसकी कंसेंट थोड़ी ली थी. तो वो तो क्लॉज वैसे भी इनवैलिड कि जो भी डी जिसको भी बेचेगा वो भी प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ भाई मैं डनलप के प्राइस के नीचे नहीं बेचूंगा. तो वैसे भी सरासर फालतू चीज थी. और अब जब बात आ रही कि डनलप सूट फाइल कर रहा है सेल्फ्रिज एंड कंपनी को, तो डनलप तो थर्ड पार्टी हो गया डी और सेल्फ्रिज के बीच में. समझ में आया ना सर? बिल्कुल.
सर अगर ऐसा होता कि सर डी सूट फाइल कर रहा है, क्योंकि डी को तो प्रॉमिस किया था ना सेल्फ्रिज एंड कंपनी ने कि हाँ भाई साहब, डी भाई साहब आप जैसा बोलो डनलप के प्राइस लिस्ट में नीचे नहीं बेचेंगे, डी सूट फाइल करता तो मेंटेन होता, बिल्कुल मेंटेन होता, क्योंकि डी और सेल्फ्रिज पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है। बट जो डनलप है वो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है भाई साहब, वो तो इनके बीच में थर्ड पार्टी हो गया। इसलिए डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डनलप एंड कंपनी बीइंग नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो सेल्फ्रिज एंड कंपनी को सूट नहीं कर सकती, डी सूट फाइल कर सकता है, डनलप नहीं कर सकता। तो देखना, द टर्म प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, और कहता है एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue फॉर कैरिंग आउट द प्रॉमिस मेड बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। समझा सर? इन अदर वर्ड्स, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है वो कर ही नहीं सकता। सेल्फ्रिज एंड कंपनी को जब एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट ऑफ सेल्फ्रिज एंड कंपनी फॉर नॉट सेलिंग द टायर टू द पब्लिक बिलो द डनलप इज विथ डी एंड नॉट विथ डनलप एंड कंपनी। Therefore, Dunlop and Company action to recover damage from Selfridge and Company will fail, as Dunlop and Company was a stranger to contract between D and Selfridge and Company. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। अब डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये तो जनरल क्वेश्चन बन गया, ये कोई एक्सेप्शन में क्वेश्चन तो था नहीं। अब मैं आपको एक्सेप्शन में लेके चलता हूं, आपको पता होगा डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल अ सूट, बट उसके कुछ एक्सेप्शन है, स्पेसिफिक एक्सेप्शन है। उसमें वन ऑफ द एक्सेप्शन आता है ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट का, और ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशियरी जो रहता है, इवन दो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं रहता, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है। कैसे, आइए समझिएगा। देखो, ए नाम का एक व्यक्ति है, ए वॉज अपॉइंटेड बाय हिज फादर एज हिज सक्सेसर। सक्सेसर किस चीज का, कि भाई फादर के बाद जो भी संपत्ति रहेगी वो ए की रहेगी। ए के पास पोजीशन दी गई सारे स्टेट की, यानी कि जितने भी संपत्ति है सबका पोजीशन दिया गया, और एग्री किया गया ए और उसके फादर के बीच में कि जो ए है वो कुछ पैसे और कुछ विलेज जो है, बराबर है, सर्टन सम ऑफ मनी एंड अ विलेज, वो किसको देगा, एक नाजायज औलाद है ए के फादर का, बराबर है, यानी कि ए के फादर ने दो शादी की, पहली शादी जो की उससे ए हुआ, दूसरी शादी से एक बच्चा और है, यानी कि ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, बराबर है क्या। तो ए को सारे पोजीशन देने के बाद ए और ए के फादर के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है कि जो इललेजिटिमेट सन है ना, जैसे ही वो मेजोरिटी अटेंड करेगा, अभी वो माइनर है जो इललेजिटिमेट सन है, जैसे ही वो मेजोरिटी अटेंड करेगा उसको कुछ पैसे और लैंड का कुछ हिस्सा ए देगा, यानी कि अपने भाई को, चचेरे भाई को, स्टेप ब्रदर को। ठीक है सर। ए बाद में रिफ्यूज करता है, जैसे ही बी मेजोरिटी अटेंड कर लेता है ना, तो उसको फिर वो रिफ्यूज करता है। आपको बी को एडवाइस करना है, क्या बी एंटाइटल्ड है, क्या वो इन्फोर्स कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को फादर के जाने के बाद भी। तो सवाल ये आता है मेरे प्यारे भाइयों, फादर तो चले गए, फादर वाज एक्चुअली अ क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट, उसको ट्रस्टर बोलते हैं, ए को ट्रस्टी बोलेंगे और बी को बेनिफिशियरी बोलेंगे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एक एक्सेप्शन है कि इन केस ऑफ ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियरी may enforce the contract even though beneficiary is not a party to the contract। पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट तो ए और ए के फादर थे, क्योंकि वही दोनों कॉम्पिटेंट थे, ये तो बेचारा माइनर था, बट इवन दो ही वाज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, समय आने पर बीइंग अ बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट ये इन्फोर्स कर सकता है और अपने भाई को बोल सकता है, कंपेल कर सकता है, मजबूर कर सकता है कि कुछ पैसे और विलेज जो पापा बोल के गए थे वो उसको देना पड़ेगा। नीचे वही आंसर लिखा हुआ है, trust was created in favor or B for the specific amount and a village, therefore he was entitled to recover it from A। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आती है। अब मैं आपको लेके चलता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो लास्ट वाला एक्सेप्शन है, कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड का, कोवेनेंट का मतलब आप समझ लो कुछ शर्तें रखी गई थी जब लैंड को बेचा गया था। जब यहाँ पे लैंड की बात आती है तो आप लैंड को ये मत समझना कि वो सिर्फ खाली लैंड है, लैंड में बिल्डिंग भी आ सकती है, घर भी आ सकता है। वर्ड कॉन्टेक्स्ट यूज किया है लैंड के लिए, बट उस लैंड में जो भी चीजें इसके अंदर कवर होती है। कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, तो कोवेनेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है मेरे दोस्तों, कुछ शर्त लगाई गई थी उस लैंड को, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचते वक्त, बराबर। तो जो शर्त है उन शर्तों को कौन इन्फोर्स कर सकता है, तो पहले आप केस स्टडी समझोगे तो चीजें आपको आगे अच्छे से समझेगी। देखो, राधिका नाम की एक महिला है, वो अपने पूर्वजों का घर अर्जुन नाम के व्यक्ति को बेचती है 1 जनवरी 2022 को 50 लाख में। उस सेल डीड के अंदर एक प्रोविजन था जिसपे लिखा गया था कि अर्जुन तुम पूरी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, एक्सेप्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द बैकयार्ड।
घर के पीछे में एक छोटा सा पोर्शन है, उसको अर्जुन यूज नहीं कर सकता, उसको वेकेंट ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो राधिका है उनकी मदर ने वहां पे स्मॉल गार्डन बनाया था। तो राधिका चाहती है कि वो जो गार्डन है, दादी उसकी जो माँ है, उसकी माँ की याद में वो गार्डन को रखा जाए। तो अर्जुन को बोला कि आप पूरे घर को यूज करो, बस इस गार्डन को छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। इस शर्त में घर को बेचा गया था, और यही प्रोविजन, यही शर्त को हम कोवेनेंट बोल रहे हैं, जो शर्त चल रही है आज भी, रनिंग विद द लैंड, आज भी लागू है वो शर्त। अब होता क्या है कि जो राधिका है उसका कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, 15 जनवरी 2022 को मर जाती है। पीछे उसका हस्बैंड और 2 छोटे बच्चे रहते हैं। अब जैसे ही अर्जुन को पता चलता है, बड़ा 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 फीलिंगलेस है अर्जुन। 20 जनवरी को अर्जुन डिसाइड करता है कि पूरे घर को गिरा के उस पर कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जाए। तो पहली बात तो ये था कि यहां पे बोला था कि आप इसको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, और पीछे वाला स्मॉल गार्डन आपको छोड़ना पड़ेगा। आप तो भाई साहब पूरा घर गिरवा के रेसिडेंशियल छोड़ो, आप कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हो, और उल्टा पीछे आप एक स्मॉल गार्डन जो था उसको भी नहीं छोड़ रहे हो, यानी कि जो कोवेनेंट थी आप उन शर्तों का पालन नहीं कर रहे हो। होता क्या है, सब्सिक्वेंटली जो राधिका का हस्बैंड है रमेश, वो लीगल एक्शन लेने का सोचता है अर्जुन के खिलाफ, कि भाई ताकि हमको रिलीफ मिले, कि जब मना किया था रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करोगे, साथ साथ में आप इसको स्मॉल गार्डन को भी नहीं, आप तो पूरा का पूरा घर को उड़वा के कमर्शियल बिल्डिंग बनवा रहे हो। सिचुएशन को इवेल्युएट करिए और आपको बताना है कि क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो रमेश है, जो राधिका का हस्बैंड है, उसको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूं, इसके ऊपर एक्सेप्शन लगता है कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड बोलता है कोई भी पर्सन कोई प्रॉपर्टी खरीदता है इस नोटिस के साथ कि भाई इस लैंड में कुछ शर्त है, कुछ कोवेनेंट है, आप उस स्मॉल गार्डन को अफेक्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अफेक्ट दैट लैंड। ये शर्त के साथ आपने लिया था, यू आर बाउंड बाय द ड्यूटी कि आपको ख्याल रखना है उस गार्डन का, बरोबर है क्या। तो कहता है ये जो कोवेनेंट है ना, भले जिस इंसान ने कोवेनेंट लगाया था, राधिका ने कोवेनेंट लगाया था अर्जुन में, जब राधिका बेच के गई थी, ये कोवेनेंट जो है राधिका के कोई भी सक्सेसर इन्फोर्स कर सकता है। फिर चाहे शायद हस्बैंड भी मर जाता ना, तो इसके जो 2 माइनर बच्चे ये भी इन्फोर्स कर सकते थे, क्योंकि ये भी सक्सेसर है। तो अभी तो हस्बैंड है वो भी सक्सेसर है, हस्बैंड नहीं तो पीछे बच्चे सक्सेसर है, ये सक्सेसर इस कोवेनेंट को इन्फोर्स कर सकते हैं, और अर्जुन के खिलाफ जाके स्टे ऑर्डर ला सकते हैं कि आपको एक कोवेनेंट लगाया गया था कि आप यहां पे कमर्शियल बिल्डिंग नहीं बनाओगे, रेसिडेंशियल यूज करोगे, और पीछे बैकयार्ड में जो स्मॉल पोर्शन है जो मां के लिए छोड़ा था वो भी आप छेड़ नहीं सकते। ये इन्फोर्स कौन कर सकता है, राधिका के सक्सेसर। भले राधिका के सक्सेसर यानी कि राधिका का हस्बैंड और राधिका के जो 2 बच्चे थे वो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट तो राधिका और अर्जुन थे। इसके बावजूद भी वो जो थर्ड पार्टी है, क्योंकि वो सक्सेसर है, इसलिए वो इन्फोर्स कर सकते हैं। इस पे एक सवाल आपकी मॉड्यूल के अंदर भी है, सवाल तो नहीं एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई ऐसा है, एक इंसान के पास 2 एग्रीकल्चर लैंड है, एक ये है एक ये है। अब उसका ऐसा है कि वो वाला ये वाला एग्रीकल्चर लैंड वो बेच रहा है, ठीक है। अब जब वो बेच रहा था उसने बोल दिया था कि इस एग्रीकल्चर लैंड जिसको मैं बेच रहा हूं, इस वाले लैंड को जिसको मैं बेच रहा हूं, इसमें कभी भी कोई भी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो दूसरा वाला एग्रीकल्चर लैंड है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा अगर ये इंडस्ट्री चालू हो जाएगी तो। उसके बाद ये व्यक्ति मर जाता है जिसने शर्त लगाई थी, तो अब सामने वाला व्यक्ति इसके अंदर फैक्ट्री डाल रहा है उस एग्रीकल्चर लैंड में। तो इसके जो बेटे लोग हैं वो इन्फोर्स कर सकते हैं, सक्सेसर लोग, कि भाई पापा ने आपको बोला था बाजू में भी एक एग्रीकल्चर लैंड है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड में, पर्सन हु परचेजेस द लैंड, यानी कि अर्जुन लैंड परचेस करता है एक सूचना के साथ, एक शर्त के साथ कि जो ओनर है यानी कि मैं बाउंड हूं कुछ ड्यूटीज से अफेक्टिंग द लैंड, कि भाई मेरे को माता जी का स्मॉल गार्डन का भी ख्याल रखना है और इसको मुझे कभी भी कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं यूज करना है, मेरे को इसका, ये मेरी ड्यूटी है, इस ड्यूटी का मेरे को पालन करना पड़ेगा। ये जो कोवेनेंट है ये कोई भी इन्फोर्स कर सकता है जो सेलर का, यानी कि किसका, राधिका का क्या होगा, सक्सेसर होगा। हस्बैंड भी सक्सेसर है, अगर हस्बैंड चले जाएगा तो बच्चे लोग भी सक्सेसर रहेंगे। ठीक है सर, यहां तक की भी बात समझ में। सर मानिए सर अर्जुन जो है, अर्जुन ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, अर्जुन ने एक करण नाम के व्यक्ति को इस घर को बेच दिया। अभी जो करण है ना सर, ये करण अब पूरे घर को तोड़ रहा है और कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करेगा, और साथ साथ में पीछे का स्मॉल एरिया भी नहीं छोड़ रहा है। क्या सर अब रमेश उसको इन्फोर्स कर सकता है? क्योंकि करण तो बोलेगा कि भाई मेरे को थोड़ी शर्त लगाई थी, वो शर्त तो किसको लगाई थी, अर्जुन की। भाई साहब ऐसा नहीं है, इसको क्या बोलते हैं,
कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, कोवेनेंट चल रहा है, एक बार कोवेनेंट लग गया, फिर चाहे वो अर्जुन के पास हो, अर्जुन के पास करण के पास हो, फिर उसके पास वो सुधीर के पास हो, चाहे मुनीम के पास हो, चाहे राहुल के पास हो, चाहे हर्ष के पास हो, जो भी है सबके पास हो जाएगा। क्यों? हर पर्सन के पास ये नोटिस तो जाएगा ही ना, क्योंकि कागज में ये बात लिखी हुई है। जिस सेल डीड के अंदर, जिस सेल डीड के माध्यम से अर्जुन को बेची गई थी, उसी सेल डीड के अंदर तो प्रोविजन बना हुआ है। तो जब अर्जुन उस सेल डीड को ट्रांसफर करेगा तो उस पर तो बात आगे लिखी हुई है, कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। हाँ, इसका प्रैक्टिकली ये उपाय हो सकता है कि जो रमेश है, जो पीछे सक्सेसर है, अगर वो अनुमति दे देता है कि ठीक है, बीइंग अ सक्सेसर मैं आपको परमिट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकता है। आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड है, अर्जुन के बाद जितने लोग भी उस लैंड को परचेस करेंगे वो कोवेनेंट उसके साथ चलते रहेगा, और कोई भी सक्सेसर राधिका का किसी भी नए वाले परचेसर को वो कोवेनेंट को इन्फोर्स कर सकता है, उसके खिलाफ इन्फोर्स कर सकता है। ठीक है सर, मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूं दोस्तों। ये अब बात आती है आपके सेक्शन नंबर 25 पे। सेक्शन नंबर 25 बात करता है कि कब आपका एग्रीमेंट बिना कंसीडरेशन के भी वैलिड रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसा आप देख पा रहे हो कि एक्स एक हिंदू हस्बैंड है, वो एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करता है अपने वाइफ के फेवर में, जिसमें वो प्रॉमिस करता है कि उसको 1000 रुपए हर महीने वो देगा, बाद में वो पे नहीं करता है। अब सवाल आता है कि क्या वाई एक्स से ये रिकवर कर सकती है? अगर एक्स ने ये प्रॉमिस बिना किसी लड़ाई झगड़े के किया था तो, और एक जगह जब ये लड़ाई झगड़े के बाद बना था तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, सेक्शन नंबर 25 में एक बात लिखी हुई कि कब एग्रीमेंट वैलिड रहता है बिना कंसीडरेशन के। अब एक्स यहाँ पे वाई को बोल रहा है, अपनी बीवी को, कि भाई 1000 रुपए दूंगा हर महीने, उसके बदले बीवी कुछ दे तो नहीं रही है। हाँ, मेरे को पता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर मिल रहा है, सर एक्स को कुछ मिल रहा है, वो तुम देखो कमर्शियल एंगल नहीं उसका, तुम समझ रहे हो ना। ठीक है, तो भाई मुद्दा यहां पे ये है कि वाई एक्स को उस 1000 रुपए के बदले कुछ दे तो नहीं रही है। कहता है अगर ये वाला एग्रीमेंट, ये वाला प्रॉमिस नेचुरल लव एंड अफेक्शन में बना, नियर रिलेशन में बना, राइटिंग में बना, रजिस्टर्ड में बना, एग्रीमेंट बिना कंसीडरेशन के भी वैलिड रहेगा। ठीक है, प्यार मोहब्बत में था, ओके, हाँ था। नियर रिलेशन हस्बैंड वाइफ में था, हाँ था। राइटिंग में था, हाँ था। रजिस्टर्ड था, हाँ था, ओके, वैलिड है। तो पहले वाले केस में तो जहां पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं, जहां पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, यहां पे वाई जो है एक्स से कुछ रिकवर नहीं कर पाएगी। दूसरे केस के अंदर सॉरी यहां पे इन्फोर्स कर पाएगी, यहां पे इन्फोर्स कर पाएगी क्योंकि बिना डिसएग्रीमेंट और कॉरल के बना है। दूसरे केस में जब झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद एक्स प्रॉमिस करता है, यहां पे रिकवर नहीं कर पाएगी। क्यों सर? सेकंड वाले केस में नेचुरल लव एंड अफेक्शन जो है वो मिसिंग है। पहले वाले में सारी चीजें मौजूद है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, नियर रिलेशन है, राइटिंग है, रजिस्टर्ड है। ठीक है, क्योंकि यहां पे बोला रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। सेकंड वाले में नेचुरल लव एंड अफेक्शन मिसिंग होने की वजह से वाई एक्स से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकती, क्योंकि एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन में नहीं बना है। इस प्रकार के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, ध्यान पे रखिएगा इसको। ठीक है, जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये रामलाल बिरला का जो क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बताता हूं ये क्या कहता है। यहां पे कहता है रामलाल बिरला जो है एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है पुणे सिटी का, उसके 2 बच्चे हैं और एक उसकी डॉटर है, यानी कि 2 लड़के हैं और एक उसकी बेटी है। वो डिसाइड करता है कि एक हाउस जो है वो अपने डॉटर को देगा। इस पर्पस के लिए वो लॉयर के पास जाता है उसके घर पे, और एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उस गिफ्ट के लिए, अपनी बेटी के फेवर पे एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। लॉयर एडवाइस करता है कि ये ट्रांसफर डॉक्यूमेंट जो है इसको प्रॉपरली रजिस्टर करा लो। तो फादर जो है और लॉयर जो है ये दोनों रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, इनका एक्सीडेंट हो जाता है और फादर जो है और लॉयर दोनों मर जाते हैं। बाद में डॉटर को ये डॉक्यूमेंट मिलता है और वो हाउस क्लेम करती है कि भाई ये घर तो पापा मेरे को देने वाले थे, ये घर मेरा है। बताइए क्या उसके हिस्से में घर आएगा एज अ गिफ्ट? तो नहीं आएगा। पूछो क्यों? अब पापा और बेटा, पापा और बेटी यानी कि बाप और बेटी नियर रिलेशन में हो गए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में था, राइटिंग में भी था, बट रजिस्टर होने के पहले ही उसके पापा की और उसके एडवोकेट की डेथ हो जाती है, यानी कि अभी तक ये रजिस्टर नहीं हुआ। तो जब रजिस्टर ही नहीं हुआ तो ये वैलिड कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा, एक्चुअल में वैलिड एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि कोई विदाउट कंसीडरेशन है। तो सर विदाउट कंसीडरेशन में वैलिड कब होता? जब ये रजिस्टर हो जाता, क्योंकि 3 शर्तों पूरी है। रजिस्टर हो जाता तो विदाउट कंसीडरेशन भी वैलिड रहता, लेकिन अभी रजिस्टर ही नहीं हुआ, तो इस बेसिस में अपने फादर के हाउस को क्लेम नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलता हूं दोस्तों। अगेन ये सेक्शन नंबर 25 के एक्सेप्शन के अंदर आता है, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। सवाल बड़ा क्लियर है। मिस्टर वाई है, उन्होंने मिस्टर जी को 30 लाख रुपए का लोन दिया था, बाद में जी ने डिफॉल्ट कर दिया और डेट टाइम बार्ड हो गया। टाइम बार्ड का मतलब ड्यू डेट से 3 साल बीत चुके हैं, यानी कि वाई को
जी को जब पैसे वापस करने की ड्यू डेट आई थी, वहां से 3 साल बीत चुके हैं, अब तक जी ने पैसे वापस नहीं किए। कुछ समय बाद मिस्टर जी जो है वो बोलते हैं कि मैं पूरा का पूरा पैसा देता हूं वाई तेरे को, फुल सेटलमेंट कर रहा हूं। और बताइए ये जो एक्सेप्टेंस है ऑफ टाइम बार्ड डेट का, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, 3 साल की टाइम लिमिट आपको पता है लिमिटेशन एक्ट ने दी हुई है। 3 साल के अंदर अगर आप रीपेमेंट कर देते हो, मतलब 3 साल का समय, जैसे आज आपको मैंने पैसे दिए, ड्यू डेट आई, वहां से 3 साल के अंदर अंदर मैं आपके ऊपर सूट फाइल कर सकता हूं फॉर रिकवरी, अपने पैसे को क्लेम करने के लिए। 3 साल के बाद इस डेट को टाइम बार्ड बोलते हैं, क्योंकि कानून बोलता है कि ड्यू डेट से 3 साल के बाद अब आपका सूट मेंटेन नहीं होगा, ये समय सीमा के बाहर चले गए, तो इस प्रकार की डेट को टाइम बार्ड डेट बोलते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर कोई डेट टाइम बार्ड है, जैसे इस केस में जी का जो यहां पे जो जी वाई और जी के बीच में डेट है टाइम बार्ड हो गया, अगर डेटर इसके लिए राइटिंग में प्रॉमिस करता है और डेटर खुद साइन करता है उस पर, या तो उसका ऑथराइज्ड एजेंट साइन करता है, इस परिस्थिति के अंदर ये प्रॉमिस भी इन्फोर्सेबल है इवन दो विदाउट कंसिडरेशन। अब आपके दिमाग में आएगा सर कंसिडरेशन कैसे नहीं है सर, क्योंकि अपना ही पैसा वापस ले रहा है वो, बरोबर है क्या? लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है मेरे प्यारे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि वो टाइम बार्ड हो गया, लिमिटेशन एक्ट वो कहता है टाइम बार्ड हो गया। तो कायदे से लॉ के नजर पे देखे तो वाई को तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब तक सूट भी मेंटेन नहीं हो रहा था। अब जो जी प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तेरे को पूरा पैसा दूंगा, तो लॉ की नजर से अगर आप देखोगे तो वाई को एक फ्रेश कंसिडरेशन मिल रहा है, ऐसा नहीं कि पुराना पैसा मिल रहा है। पुराना पैसा तो डूब गया बोल रहा था, कानून बोल रहा था टाइम बार्ड हो गया, अब तुम सूट भी मेंटेन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो डूब गया, तो खत्म, बैक डेट हो गया। अब आपको ये जो 3 साल बाद ये पैसा मिल रहा है, तो लॉ ये ऑब्जर्व कर रहा है इस बिहेवियर को कि भाई आपको फ्रेश पैसे मिल रहे हैं, उसके बदले वाई तो कुछ दे नहीं रहा। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर वाई देगा भी क्यों, उसको तो अपने ही पैसे मिल रहे हैं, यही लॉ मेकर भी समझ रहे थे, और इसीलिए लॉ मेकर ने इसको एक्सेप्शन के अंदर डाला कि अगर डेटर राइटिंग में साइन करके, खुद साइन करे या एजेंट के द्वारा साइन करे, और ये भी बोल सकता है कि भाई मैं पूरा का पूरा 30 लाख नहीं दूंगा, मेरे पास 15 लाख ही दे, यानी कि या तो आधे के लिए प्रॉमिस करे या तो पूरे के लिए प्रॉमिस करे उस डेट के लिए जो टाइम बार्ड हो चुका है। इस प्रकार का एग्रीमेंट वैलिड रहेगा अगर वो राइटिंग में है और साइंड है। साइन करने का जो अधिकार है, यानी कि जो लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, वो ऑब्लिगेशन डेटर का खुद का है, या तो उसका एजेंट भी साइन करेगा तो भी चलेगा। तो इस केस में वही रहेगा कि अगर जी ने यह प्रॉमिस किया है और अगर ये प्रॉमिस राइटिंग में है और साइंड है तो ये इन्फोर्सेबल है, अन्यथा ये इन्फोर्सेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में लेके चलता हूं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा और अपना जो कंसीडरेशन वाला यूनिट है वो खत्म हो जाएगा। अनीता और सोनाली फ्रेंड्स है दोस्तों, एकदम बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको। सोनाली जो है अनीता का ख्याल रखती है जब अनीता की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं। अनीता और सोनाली क्या है, दोस्त हैं। तो सोनाली अपनी फ्रेंड का ख्याल रखती है अनीता का, जब अनीता का तबीयत खराब होता है तो ठीक है, तबीयत खराब हो गई थी तो अब सोनाली जो है अनीता का ख्याल रख रही थी, ठीक है। सोनाली जो है इसके बदले अनीता से किसी भी प्रकार का पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है। तो अनीता को थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार इतना मेरे लिए खिलाई पिलाई मेडिकल का खर्चा की। तो अनीता क्या करती है, जो सोनाली की डॉटर होती है तान्या, उसको बोलती है कि मैं तुझे 75,000 रुपीज पे करूंगी। ठीक है सर, यानी कि सर जिस व्यक्ति ने ख्याल रखा, सोनाली ने ख्याल रखा अनीता का, तो अनीता जब सोनाली को पैसे दे रही थी, सोनाली पैसे एक्सेप्ट नहीं की, तो सोनाली की बेटी को प्रॉमिस कर दिया तान्या को कि मैं तुझे 75,000 रुपए दूंगी। अब जो अनीता है, अनीता क्योंकि एक बहुत पुअर सर्कमस्टांसेस में है, अनेबल टू पे है, अनीता जो है बहुत गरीब परिस्थिति के अंदर है, और अब वो अपना 50,000 रुपए या 75,000 रुपए जो तान्या को प्रॉमिस कर रही थी वो नहीं पे कर पा रही है। अब तान्या जो है वो अनीता को स्यू कर देती है, यानी कि जो सोनाली की लड़की है वो अनीता को सूट फाइल कर रही है। पैसे देने बोले थे ना, दीजिए पैसा। क्या तान्या रिकवर कर सकती है इस पैसे को? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो दोस्तों, ये आपको भी पता है। अगर आप ध्यान देंगे तो सेक्शन नंबर 25 के अंदर जो एक्सेप्शन दिया हुआ है, उस एक्सेप्शन के अंदर बताया जाता है कि ये कवर होता है प्रॉमिस टू पे फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। सेक्शन नंबर 25(2) के अंदर ये कवर होता है। पास्ट वॉलंटरी सर्विस किसको बोलते हैं कि भाई सोनाली ने जो अनीता को ट्रीट किया, कोई अनीता ने रिक्वेस्ट तो नहीं किया था, एक इंसानियत के नाते देखा सोनाली ने कि अनीता की तबीयत खराब है तो अपनी मर्जी से उसका ट्रीटमेंट करके दिया, इसको बोलते हैं वॉलंटरी सर्विस, पास्ट वॉलंटरी सर्विस।
सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 2 कहता है कि पास्ट वॉलंटरी सर्विस के लिए अगर आप कोई प्रॉमिस करते हो तो ये इन्फोर्सेबल रहेगा, उसकी लेकिन कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, प्रॉमिस उसी व्यक्ति को आप कर रहे हो। पहली शर्त तो है कि पास्ट वॉलंटरी सर्विस है, आपने रिक्वेस्ट नहीं की थी, सोनाली ने ये सर्विस अनीता को बिना किसी रिक्वेस्ट के दी, अपने से दी, वॉलंटरी, ये पहला हो गया। दूसरा, प्रॉमिस जो है आप उसी व्यक्ति को करोगे जिस व्यक्ति ने आपके लिए वॉलंटरी कुछ किया है। यहां पे अनीता सोनाली को प्रॉमिस नहीं कर रही है, सोनाली की डॉटर को प्रॉमिस कर रही है। क्या सोनाली की जो डॉटर है तानिया, क्या उसने अनीता के लिए कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया। तो भाई साहब पहले तो वॉलंटरी सर्विस थी, वो वॉलंटरी सर्विस किसके लिए? प्रॉमिसर के लिए थी। प्रॉमिसर ने प्रॉमिस किया किसको? उस व्यक्ति को जिसने वॉलंटरी कुछ किया है, तब तक ये इन्फोर्सेबल होगा। तो ये जो 75,000 रुपए है जो तानिया मांग रही है, किससे मांग रही है 75,000 रुपए तानिया? ये 75,000 रुपए तानिया मांग रही है अनीता से। तो तानिया ने तो कुछ किया है ही नहीं अनीता के लिए। तो देखो लिखा हुआ है, इफ इट इज अ प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर, तो ना बात बनेगी। तो एज पर द एक्सेप्शन, अ पर्सन हु हैज हिमसेल्फ डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर एंड नॉट टू अ पर्सन हु हैज डन नथिंग फॉर द प्रॉमिसर, यानी कि एज पर द एक्सेप्शन प्रॉमिस मस्ट बी टू कंपनसेट अ पर्सन, उस पर्सन को, यानी कि किसको? सोनाली को, हु हैज हिमसेल्फ डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर, और यहां पे प्रॉमिसर कौन है? अनीता। तो अनीता अगर आप प्रॉमिस करते सोनाली को तो ये प्रॉमिस एनफोर्सेबल होता, पास्ट वॉलंटरी सर्विस के लिए 75,000 आपको मिलते। यहां पे सोनाली की जो डॉटर है तानिया, टू हुम प्रॉमिस वॉज मेड, डिड नथिंग फॉर द अनीता, अनीता ने जिसको प्रॉमिस किया, अनीता के लिए तानिया ने कुछ भी नहीं किया। सो अनीता प्रॉमिस इज नॉट इन्फोर्सेबल इवन अंडर द एक्सेप्शन। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है चैरिटी के ऊपर। चैरिटी में लास्ट अटेम्प्ट भी सितंबर 2024 में भी सवाल बना हुआ है, और मैं पहले भी हर बार बोल रहा था कि चैरिटी में सवाल बन सकता है। अब चूंकि लास्ट अटेम्प्ट में इसके ऊपर सवाल बन चुका है, दोबारा पूछने के चांसेस कम है, बट घुमा फिरा के कोई दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सितंबर 24 में जो चैरिटी के ऊपर क्वेश्चन था वो बड़ा इजी था। अभी जो क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश किया हूं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यान से समझ के लीजिएगा। चैरिटी के ऊपर है, बट इसमें सेक्शन नंबर 37 का भी मिक्सिंग है, ध्यान से समझना। शांतनु है, शांतनु प्रॉमिस करता है ब्लू बेल मिडिल स्कूल को फॉर एक्सपेंसेस टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ सर्टन एडिशन एंड इंप्रूवमेंट इन द स्कूल बिल्डिंग, यानी कि शांतनु नाम का एक व्यक्ति है, वो ब्लू बेल मिडिल स्कूल को प्रॉमिस करता है कि भाई कुछ ना आप सुधार करवा लो स्कूल के अंदर, उसमें इंप्रूवमेंट करवा लो, थोड़ी सी हालत खराब हो रही है उस स्कूल की बिल्डिंग की। तो शांतनु प्रॉमिस करता है ब्लू बेल वाले को कि आप बनवा लो, मैं इसका पैसा दूंगा। डिजाइन प्रिपेयर हो गए थे लाइफ टाइम ऑफ मिस्टर शांतनु में, यानी कि जो इंप्रूवमेंट्स के डिजाइन थे वो शांतनु के लाइफ टाइम में प्रिपेयर हुए थे, उसको दिखाए गए थे, उसने अप्रूव भी किया था। फिर ब्लू बेल मिडिल स्कूल ने इंप्रूवमेंट स्टार्ट किए ऑन द फेथ ऑफ द प्रॉमिस ऑफ मिस्टर शांतनु कि भाई शांतनु पैसा देगा। इन द मिडिल ऑफ द वर्क ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी कि जब वर्क ऑफ इंप्रूवमेंट हो रहा था, इस बीच में शांतनु मर जाता है, यानी कि अभी तक काम खत्म नहीं हुआ, शांतनु की डेथ हो गई, जिसने चैरिटी के लिए प्रॉमिस किया था। ब्लूबेल स्कूल मैनेजमेंट जो है ये प्रॉमिस्ड अमाउंट किससे मांगते हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिस्टर शांतनु की। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो शांतनु के वो पैसा देंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिनाई करते हैं इस ग्राउंड में कि भाई शांतनु अगर पैसे देने के लिए बोला था, उसके बदले शांतनु को क्या मिल रहा है? तो देयर इज नो कंसिडरेशन, उसके बदले शांतनु को क्या मिल रहा है? तो भाई क्विड प्रो क्यों, समथिंग इन रिटर्न। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस ग्राउंड में बोल रहे हैं कि हमको तो कुछ मिल नहीं रहा है ना, उसके बदले शांतनु को क्या मिल रहा था, तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है। आपको ब्लूबेल स्कूल मैनेजमेंट को बताना है कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ प्रॉमिस अमाउंट फ्रॉम लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिस्टर शांतनु इज मेंटेनेबल एज पर रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये सवाल भी आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला इंस्टीट्यूट के किसी भी रिपोजिटरी में, ये हमारे एसीटी का रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, सबसे पहले तो चैरिटी, कि अगर कोई पर्सन प्रॉमिस करता है कि कंट्रीब्यूट करना है चैरिटी में ऑन दिस फेथ का मतलब ये है कि भाई स्कूल मैनेजमेंट को बोला कि आप भाई इंप्रूवमेंट करो, मैं पैसे दूंगा, तो पर्सन प्रॉमिस तो कर रहा है कंट्रीब्यूट करने के लिए चैरिटी में ऑन दिस फेथ। जो प्रॉमिसी है यानी कि स्कूल मैनेजमेंट है जो ब्लूबेल का, वो क्या कर लेता है? लाइबिलिटी ले लेता है। तो एक पर्सन प्रॉमिस कर रहा है, ठीक, इस प्रॉमिस के फेथ में जो प्रॉमिसी है वो एक लाइबिलिटी ले ले रहा है टू द एक्सटेंट नॉट एक्सीडिंग द प्रॉमिस सब्सक्रिप्शन, यानी कि जितने अमाउंट का प्रॉमिस किया था उतनी ही लाइबिलिटी लेना है। द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वैलिड। अब ये केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद के केस में सेक्शन नंबर 37 जो है दोस्तों, सेक्शन 37 क्या बोलता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कि जो प्रॉमिस किया गया है
वो बाइंड करता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर को इन केस ऑफ द डेथ ऑफ सच प्रोमिसर बिफोर परफॉर्मेंस अनलेस अ कॉन्ट्रारी इंटेंशन, यानी कि पर्सनल स्किल और पर्सनल कॉन्फिडेंस वाला अगर कोई प्रॉमिस रहेगा तो वो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। बट कोई भी अगर कॉन्ट्रारी इंटेंशन नहीं है तो जो प्रॉमिसी है, सॉरी प्रॉमिसर है, प्रॉमिसर ने जो प्रॉमिस करके गया है उसके लिए वो प्रॉमिस की वजह से उसके रिप्रेजेंटेटिव भी बाउंड होते हैं। यहां पे रिप्रेजेंटेटिव कौन है? उसके घर वाले। घर वाले का मतलब यहां पे कौन है भाई साहब? यहां पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तो क्या मान सकते हैं? तो भाई केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद के केस को सेक्शन 37 के साथ अगर आप पढ़ोगे तो यहां पे साफ बोलता है कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ प्रॉमिस अमाउंट फ्रॉम लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शांतनु इज मेंटेनेबल। ये ध्यान रखना है। यहां पे आके मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका यूनिट नंबर 2 युद्ध स्तर में खत्म होता है। मैं बताना चाहता हूं यूनिट नंबर 2 वैसे तो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, बट कुछ इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक जो थे वो मैंने आपको अलग से बता के लिए कि भैया ये चीजें आपके लिए क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। अब मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों यूनिट नंबर 3 की ओर। और यूनिट नंबर 3 में बढ़ने से पहले मेरे लाल, अगर एफर्ट अच्छा लग रहा है, लाइक कौन करेगा बेटा? कमेंट तो करो। कमेंट करके बताओ कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें से बनते थे, कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए नए थे, कहां आपको वैल्यू एडिशन मिला कि अरे सर मैं तो इसको ऐसा समझ रहा था तो ऐसा निकला, थैंक यू सो मच, मेरे को समझ में आया। ताकि ना मेरे को समझ में आए कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं, नए क्वेश्चन ला रहा हूं, एक 360 डिग्री कवरेज दे रहा हूं, एग्जॉस्टिव अप्रोच बता रहा हूं, तो मुझे समझ में आया कि हाँ कहीं ना कहीं बच्चों को इसका फायदा तो हो रहा है। यहां पे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हुआ, यहां पे बच्चों का माइंडसेट ओपन हो गया, इससे बच्चे का एग्जाम में कहीं ना कहीं तो चार चांद लगेगा। ऐसे बेटा लाइक करके कमेंट करके गुरु दक्षिणा दे के जाओ मेरे लाल, अच्छे मार्क्स आएंगे तुमको फिर उसमें, बरोबर है क्या? चलिए बात को ध्यान से समझना। दिमाग में आ रहा है ना सर चमका रहा है, बोले अच्छे मार्क्स आएंगे कमेंट करोगे तो, लाइक करोगे तो, नहीं करोगे तो नहीं आएंगे, ऐसा ऐसा नहीं मेरे लाल, ऐसे प्यार प्यार से बोल रहा हूं, बराबर है क्या? ठीक है, यूनिट नंबर 3 में चलते हैं दोस्तों, अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए सामने इंपॉर्टेंट जो है। सबसे पहले लॉ रिलेटिंग टू माइनर, जिसमें मैंने एक बात लिखी हुई कि माइनर कैन बी एन एजेंट, और इसी के अंदर ये पॉइंट कवर होता है कि क्या माइनर चेक ड्रॉ कर सकता है? हाँ बिल्कुल। प्रॉमिसरी नोट बना भी सकता है माइनर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ भी कर सकता है, चेक को भी ड्रॉ कर सकता है। बट मैं बताना चाहता हूं माइनर चेक कब ड्रॉ कर रहा है भाई? जब माइनर के नाम पे बैंक अकाउंट है, उसके नाम पे बैंक अकाउंट है तो उसने चेक ड्रॉ किया। अब जब चेक ड्रॉ किया, मान लो चेक बाउंस हो जाता है, तो इसके लिए माइनर लायबल नहीं रहेगा, बट हाँ वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ जरूर कर सकता है, एग्जीक्यूट जरूर कर सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है सर, तो एक तो लॉ रिलेटिंग टू माइनर के अंदर ये पढ़ के लेंगे, दूसरा फ्री कंसेंट के बारे से पढ़ के लेंगे। फ्री कंसेंट बेटा पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक होता है फ्री कंसेंट, जो आपका सेक्शन नंबर 15 से लेके सेक्शन नंबर 22 तक चलता है। ये दोनों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। फिर लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, जो सेक्शन नंबर 23 में, इसमें अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे इसमें आ जाता है स्टिपलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन, ट्रैफिकिंग, मोनोपोली वाला एग्रीमेंट, इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। लाइन से फटाफट चलते, बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा जो बातें रहेगी वो आपको मैं फटाफट बताते जाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों लॉ रिलेटिंग टू माइनर के केस में एक ये वाला क्वेश्चन तो आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ साथ में और कौन सा क्वेश्चन इसमें घुमा के पूछा जा सकता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करके लूंगा। पहला क्वेश्चन अपने को सामने दिया हुआ है कि सृष्टि है, सृष्टि एक माइनर है, वो फॉल्सली रिप्रेजेंट करती है अपनी एज को और लैपटॉप ले लेती है। एक ऑथराइज लैपटॉप का डीलर है मिस्टर गुप्ता, उसको अपना फॉल्स एज बताती है कि भाई मैं 18 साल की ऊपर की हूं, 18 साल की हूं, 18 साल मेरा हो गया है। और एसपी लैपटॉप करके एक ऑथराइज डीलर है, उससे लैपटॉप परचेस कर लेती है क्रेडिट में, 60,000 रुपए का लैपटॉप लेती है। कब लेती है? 1 अगस्त 2021 को। फिर वो प्रॉमिस करती है टू पे बैक द आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद द इंटरेस्ट एट 16% पर एनम बाय 31 जुलाई 2020। तो 1 अगस्त को लेती है, वादा करती है कि भाई इंटरेस्ट के साथ आपको मैं 31 जुलाई 2022 तक इसको रीपे कर दूंगी। और वो ये बोलती है कि अगर वो पे नहीं कर पाती है तो उसके जो फादर है मिस्टर राम, वो पे कर देंगे सृष्टि के बिहाफ में। 1 साल हो जाता है जब सृष्टि को पूछा जाता है कि भाई पैसा आउटस्टैंडिंग है उसको पे करो, इंटरेस्ट के साथ पे करो। वो रिफ्यूज कर देती है टू पे द अमाउंट एंड टोल्ड द ओनर दैट शी इज माइनर एंड नाउ ही कांट रिकवर अ सिंगल पेनी फ्रॉम हर। यानी कि गुप्ता को बोल देती कि भाई मैं माइनर हूं और आप 1 रुपए भी मेरे से वसूल नहीं सकते हो। वो बोलती है कि वो अडल्ट हो जाएगी, यानी कि 18 साल की हो जाएगी 1 जनवरी 2024 को, और उसके बाद ही ये एग्रीमेंट को रेटिफाई करेगी। रेटिफाई का मतलब अगर आपको नहीं पता होगा तो बता दूं,
जो पहली बार एग्रीमेंट बना था वो तो वॉइड एब इनिशियो सेक्शन नंबर 11 के हिसाब से, क्योंकि माइनर इनकॉम्पिटेंट है टू एंटर इनटू एग्रीमेंट, तो वॉइड एब इनिशियो। रेटिफिकेशन का मतलब होता है सब्सिक्वेंट अप्रूवल देना, सब्सिक्वेंटली कंफर्म करना किसी चीज को। तो रेटिफाई तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज कानून की नजर में ऑलरेडी वॉइड है उसको आप सब्सिक्वेंटली कंफर्म कर कैसे करोगे? जो एग्जिस्ट ही नहीं करती चीज उसको कैसे कंफर्म करोगे? उसको कैसे रेटिफाई, उसको कैसे सुधारोगे? तो रेटिफाई तो हो नहीं सकता, बट वो बोल रही कि मैं रेटिफाई कर दूंगी। एक्सप्लेन करिए जो गुप्ता है क्या वो सक्सेसफुल होगा सृष्टि के अगेंस्ट केस फाइल करके? तो भैया माइनर को आप पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकते, तो सृष्टि के खिलाफ सूट फाइल नहीं होगा। क्या राम के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है मिस्टर गुप्ता? राम उसका फादर है? नहीं भाई साहब, माइनर के अनऑथराइज एक्ट की वजह से पेरेंट और गार्जियन लायबल नहीं रहते। भले सृष्टि ने बात बोल दी थी कि भाई मेरे पापा पैसा देंगे, बट उसके पापा जिम्मेवार नहीं है। हां, अगर सृष्टि का ये एक्ट ऑथराइज्ड एक्ट होता, सर ऑथराइज्ड एक्ट का मतलब क्या होता है? ऑथराइज्ड एक्ट का मतलब ये होता है कि फादर ने खुद बोला था कि गुप्ता जी को मेरे नाम से क्रेडिट में माल ले आना, बाद में मैं पैसे दे दूंगा, इसको बोलते हैं ऑथराइज्ड एक्ट। हो सकता है गुप्ता जी इस बात को सुन के पहले फादर से कंफर्म किए राम से, उसके बाद सामान दिए हैं। ऑथराइज एक्ट होता तो राम यानी कि उसका जो फादर है वो लायबल होता, क्योंकि ऑथराइज एक्ट नहीं था तो राम भी लायबल नहीं रहेगा। तीसरा, क्या वो केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट सृष्टि फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट आफ्टर शी अटेन्स मैच्योरिटी? भाई मैच्योरिटी अटेंड करने के बाद जब आपका एग्रीमेंट रेटिफाई ही नहीं हो सकता, नो रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मैच्योरिटी या मेजोरिटी, वो भी नहीं हो सकता। तो पहले वाले केस में माइनर पर्सनली लायबल है ही नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट वॉइड है। दूसरे में पेरेंट और गार्जियन अनऑथराइज एक्ट के लिए लायबल नहीं रहते। तीसरा, रेटिफिकेशन हो ही नहीं सकता मैच्योरिटी अटेंड करने के बाद, तो नो रेटिफिकेशन है। तीनों ही केस में गुप्ता जो है अनसक्सेसफुल रहेगा। रीजन आपको यहां पे दिया हुआ है कि पहले वाले केस में वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा, दूसरे वाले केस में ऐसा है कि पेरेंट और गार्जियन को लायबल नहीं ठहरा सकती इवन फॉर नेसेसरीज। ठीक है, फिर अपने को तीसरा वाला कहता है कि कोई रेटिफिकेशन हो ही नहीं सकता। अब बात आती माइनर क्या एजेंट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, बट अपने प्रिंसिपल को लायबल नहीं रहता कोई भी एक्ट के लिए। माइनर ड्रॉ कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट हिमसेल्फ बीइंग लायबल। एग्जांपल में अगर आप देख पा रहे हो कि माइनर कैन हैव एन अकाउंट इन द बैंक, he can draw a check for this purpose, but he shall not be liable for check bounces, nor can he be sued under the court of law for any fraud done from his account। ये ध्यान रखना है आपको, इसके ऊपर आपको सवाल पूछा जा सकता है। इंस्टीट्यूट हमेशा दो चार ऐसे क्वेश्चन आपके लिए आपके मॉड्यूल से ही कहीं से तो बारीक से निकाल के देता है, जहां पे आपको डाउट आता है कि यार इसको तो मैंने नहीं पढ़ा था। तो अगर आप इस बारीकी से पढ़ के जाओगे तो आपको ये जरूर बनेगा। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं फ्री कंसेंट की ओर। तो कोअर्जन पहले आता है सेक्शन नंबर 15 के अंदर, 16 के अंदर अंड्यू इन्फ्लुएंस आता है, 17 के अंदर आपका फ्रॉड आता है, 18 के अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन है, 19 के अंदर वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी है, 20, 21, 22 आपकी मिस्टेक के बारे से बात करता है। इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है दोस्तों, चाहे मैं सीएमए इंस्टीट्यूट की बात करूं उसको भी फ्री कंसेंट का टॉपिक बहुत अच्छा लगता है, फिर चाहे मैं सीए फाउंडेशन की बात करूं आपके इंस्टीट्यूट को भी ये फ्री कंसेंट वाला टॉपिक बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा लगने का मतलब बार बार इसके ऊपर सवाल आता है। कोअर्जन का मतलब बड़ा क्लियर है, अगर आप थ्रेट कर रहे हो या कमिट कर रहे हो तो कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी विद द इंटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, उसको कोअर्जन बोलते हैं। बाजू में एक लड़का है राहुल, उसको बोले साले तेरे को जान से मार देंगे, काय को मारो, बोले ऐसे ही साले बहुत होशियारी मारता है, ये कोअर्जन नहीं है। क्योंकि यहां पे जब आप उसको धमका रहे हो, ये आईपीसी में फॉरबिडन एक्ट तो है, बट मुद्दा ये है भाई साहब कि इसमें आपका इरादा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का नहीं है। अब आप राहुल को अगर बोलो साले तुमको जान से मार देंगे, राहुल बोले क्यों? बोले वो जो लैंड है ना वो दे देना हमको 10 लाख में, नहीं तो जान से मार देंगे। यहां पे आप थ्रेट कर रहे हो कि आप वो एक्ट कर दोगे जो आईपीसी में फॉरबिडन है, बट आपका इरादा क्या है? आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना, 10 लाख में आपको लैंड लेना है। तो भाई साहब ऐसा है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी विद द इंटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट्स टू कोअर्जन। दूसरा, बीच में क्योंकि और लिखा हुआ है, अनलॉफुल डिटेनिंग, गैर कानूनी तरीके से अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन कर लोगे, बराबर है क्या? विथ द इंटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं कोअर्जन। अब जैसे कि ऐसा है कि इसी बिजनेसमैन का जो मुनीम था, मुनीम ने थोड़ी सी गड़बड़ किए थे, तो मुनीम को अच्छे से सोटे और मुनीम को काम से निकाल दिए, नया मुनीम रखे। अब नया मुनीम रखे तो भाई ऐसा है, नया मुनीम कहता है कि भाई मेरे को बही खाता दिखाओ पिछला, तब तो मैं आगे का बही खाता मेंटेन करूंगा। तो पता चलता है पुराना वाला मुनीम जो है वो सब बही खाता लेके चले गया, बुक्स ऑफ अकाउंट लेके चले गए।
और मालिक को कहता है जो मेरे खिलाफ एफआईआर लिखवाए हो ना कि मैंने पैसे गड़बड़ किए हैं, वो एफआईआर वापस लो तो ही मैं सारी बुक्स दूंगा, नहीं तो तुम्हारा अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं होगा। इसको भी बोला जाता है कि एक प्रकार का अनलॉफुल डिटेनिंग है बुक्स ऑफ अकाउंट का विद द इंटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और यहां पे किस बात का कॉन्ट्रैक्ट है? रिलीज डीड, कि मेरे खिलाफ जो है, जो आपने एफआईआर लिखवाई है उसको बरी करवाओ, रिलीज करवाओ, राजीनामा बोलते हैं इसको, बरोबर है क्या? इसको भी अपन क्या बोलते हैं? कोअर्जन। याद रखना बेटा, अगर आप किसी को धमकी देते हो कि मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा, और सुसाइड कमिट कर लूंगा बोल के आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाते हो, थ्रेटनिंग, थ्रेट करना टू कमिट सुसाइड इज ऑल्सो अ कोअर्जन। बताना चाहता हूं सेक्शन 15 के अंदर इसको ऐसे एक्सक्लूसिवली कवर नहीं किया, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट केस लॉस के अंदर इसको बताया गया है कि अगर आप किसी को धमकी देते हो कि मैं सुसाइड कर लूंगा, और वो धमकी के माध्यम से आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, इसको कोअर्जन बोला गया है। इसके अंदर आपको एक केस लॉ पूछ सकता है कि एक बाप था, बाप अपने बीवी से और अपने बेटे से लड़के उनसे एक रिलीज डीड साइन करवा लेता है। क्या रिलीज डीड? बाप को एक प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम पे देनी थी, लेकिन जो बीवी थी और बच्चे थे वो इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे। तो बोले मैं फांसी में लटक जाऊंगा अगर तुम ये रिलीज डीड नहीं करोगे। रिलीज डीड का मतलब वो प्रॉपर्टी को खाली करो, सबके नाम पे शायद होगी, ताकि मैं उसके अपने भाई को उसको दे सकूं। डर गए भाई बीवी बच्चे कि भाई सुसाइड कर लेगा, रिलीज डीड साइन कर लिए। माना गया ये रिलीज डीड एग्जीक्यूट हुई थी थ्रेट देके कि मैं सुसाइड कर लूंगा, विच अमाउंट्स टू कोअर्जन, और बीवी और बच्चे के ऑप्शन में ये रिलीज डीड जो है वॉइडेबल है, ये वैलिड नहीं है, यानी कि वो प्रॉपर्टी अभी तक खाली नहीं हुई है। ठीक है सर। फिर नीचे उसकी कुछ रेमेडी दी हुई है, वॉइडेबल रहेगा एट द ऑप्शन, और बाकी जनरल चीजें जो आप पढ़ सकते हो। ये एजेंट वाली बात मैंने आपको बता दी कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को ले लिया था, कहता है रिलीज डीड करो, तो वो भी कोअर्जन माना जाएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों अनड्यू इन्फ्लुएंस में। अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक सवाल है, जैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस में ना दो सेक्शन लगते हैं, एक लगता है आपका सेक्शन नंबर 16 और एक लगता है सेक्शन नंबर 19 है। 16 क्या बोलता है? तीन बातें बोलता है, तीनों को ध्यान से समझना, तीनों में से किसी एक पॉइंट में भी आपको सवाल बन सकता है, और आगे भी बहुत सारी चीजें इस पे बन सकती है, क्योंकि फ्री कंसेंट जो है वो डिस्क्रिप्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहला, पार्टी के बीच में रिलेशन होना चाहिए किसी भी प्रकार का, डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट का होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए, उस रिलेशन में एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में रहेगी, एक पार्टी वीकर पोजीशन में रहेगी। जैसे डॉक्टर डोमिनेंट पोजीशन में रहेगा, पेशेंट वीकर पोजीशन में रहेगा। दूसरी अगर मैं बात करूं तो अगर टीचर और स्टूडेंट का, तो टीचर डोमिनेंट पोजीशन में रहेगा, स्टूडेंट वीकर पोजीशन में रहेगा। ठीक है सर। तो रिलेशन हो गया, एक डोमिनेंट पार्टी एक वीकर पार्टी। डोमिनेंट पार्टी अपने डोमिनेंस का इस्तेमाल करेगी। ठीक है सर, डोमिनेंट पार्टी अपने डोमिनेंस का इस्तेमाल कर रही है। काहे के लिए कर रही है डोमिनेंट पार्टी अपने डोमिनेंस का इस्तेमाल? वीकर पार्टी का अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए कर रही है। तो तीन चीज, डोमिनेंस है, डोमिनेंस का यूज है, अनफेयर एडवांटेज के लिए। अगर अनफेयर एडवांटेज नहीं है तो उसको डोमिनेंस नहीं बोला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है, एक टीचर क्या करती है, अपनी डॉटर को बोलती है कि मेरा एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो उससे शादी कर ले। अब टीचर का जो प्रभाव है स्टूडेंट में भी है, और टीचर का प्रभाव अपने बच्चे पे भी है, क्योंकि उसके लिए तो पेरेंट और चिल्ड्रन का हो गया, ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ सकता है, क्योंकि डोमिनेंट पोजीशन में पेरेंट होता है और एक जगह में टीचर और स्टूडेंट है, तो वो स्टूडेंट की शादी अपने बच्ची से करा देती है। अब कायदे से देखोगे तो दोनों अपनी मर्जी से शादी की है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई मजबूर नहीं किया गया। ऐसा नहीं बोले बेटा तू उससे शादी नहीं करेगी तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं, रिकमेंड किया, दोनों को अच्छा लगा, कर लिए शादी। यानी कि सर यहां पे स्टूडेंट के लिए वो टीचर और बच्चे के लिए पेरेंट डोमिनेंट पोजीशन में तो थे। डोमिनेंस का इस्तेमाल भी किया। कैसे इस्तेमाल किया? कि भाई स्टूडेंट को बोला, अप्रोच किया, तू शादी कर इससे, स्टूडेंट भी बोले, टीचर बोल रही तो अच्छा ही बोल रही, यूज किया। बट क्या कोई अनफेयर एडवांटेज लिया? क्या शादी करवा के वो लड़के को लूटना चाहती थी, उसके पैसे को लूटना चाहती थी? नहीं, इरादा अनफेयर एडवांटेज लेने का नहीं था, तो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं बोलेंगे। तो जब तक डोमिनेंस उसका यूज और अनफेयर एडवांटेज के लिए यूज ना हो तब तक इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं बोलते। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, चंदन नाम का एक व्यक्ति है, इसको एक डिजीज है और वो बहुत ज्यादा पेन में था। ये डॉक्टर झुंझुनवाला के पास जाता है, जिसकी 300 रुपए की कंसल्टेंसी फीस है। डॉक्टर कहता है मैं आपको ट्रीट करूंगा, एक ही शर्त है, आप मेरे को कितना रुपए दोगे? 5,000 रुपए दोगे, ऐसा प्रॉमिसरी नोट बना के दो। अब इसको बोलते हैं कि ये जो पार्टी है, जो डोमिनेंट पोजीशन में कौन है? पेशेंट है। पेशेंट जो है फिजिकल डिस्ट्रेस पे है, फिजिकल डिस्ट्रेस पे होना एक वीकर पोजीशन है, और डॉक्टर का इस फिजिकल डिस्ट्रेस में डोमिनेंट पोजीशन में होना और उसका इस्तेमाल करके बोलना 5,000 रुपए दे, इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोला जाता है। चंदन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मर जाएगा अगर इलाज नहीं करवाएगा तो, प्रॉमिसरी नोट साइन कर देता है और डॉक्टर को दे देता है।
जैसे ही वो रिकवर करता है डिजीज से, चंदन रिफ्यूज करता है कि मैं 5,000 रुपए नहीं दूंगा। अब आपको रीजन के साथ बताना है कि डॉक्टर रिकवर कर सकता है प्रॉमिसरी नोट में जो अमाउंट है। तो पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बना है उस पर्सन के साथ जिसकी मेंटल कैपेसिटी टेम्पररी या परमानेंटली अफेक्टेड थी। किस वजह से थी? बॉडीली डिस्ट्रेस की वजह से। तो क्या चंदन तेरी मेंटल कैपेसिटी, क्या तू अपने होश में ही नहीं था क्योंकि इतना ज्यादा दर्द दे रहा था? तो मेंटल कैपेसिटी फिलहाल के लिए, परमानेंटली पागल तो नहीं है चंदन, टेम्पररीली उसका मेंटल कैपेसिटी अफेक्टेड था, एज की वजह से नहीं, बीमारी की वजह से भी नहीं, दर्द की वजह से, बॉडी में कोई डिस्ट्रेस था, कोई दर्द था, उसकी वजह से। तो कहता है अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ डोमिनेट पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। ये कौन से पर्सन की बात कर रहा है? डॉक्टर की। अनदर कौन हो गया? चंदन की। जब जो अनदर पर्सन है वो किसी प्रकार की मेंटल कैपेसिटी उसकी टेम्पररी और परमानेंटली अफेक्टेड है, या तो बूढ़ा हो चुका है उसकी वजह से, या तो इलनेस की वजह से, या तो मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस की वजह से। अगर इस वजह से कोई है ऐसा और डॉक्टर उसके साथ डील करता है तो डीम्ड माना जाएगा कि डॉक्टर किस पे है? डोमिनेंट पोजीशन में है, और ये किस में है? वीकर पोजीशन में। और डॉक्टर ने उसका डोमिनेंस का इस्तेमाल करके जहां पे 300 रुपए की कंसल्टेंसी फीस है, 5,000 का प्रॉमिसरी नोट साइन करा लिया। ठीक है, ये सेक्शन नंबर 16 की बात होती है। अब सेक्शन नंबर 19A की बात करते हैं। 19 के अंदर तो बोलता है अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी। 19A अपने को क्या बोलता है? कोर्ट को पावर दिया गया है कि कोर्ट को अगर कोई बोलता है चंदन जाके कि मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ और अनड्यू इन्फ्लुएंस करके मेरे से कंसेंट ली गई, सो कोर्ट के पास दो ऑप्शन है। या तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अनड्यू इन्फ्लुएंस से बना है उसको एब्सोल्युटली सेट असाइड कर दे, यानी कि पूरा का पूरा खत्म कर दे, कुछ भी नहीं मिलेगा। या तो उन टर्म्स एंड कंडीशन में इसको सेट असाइड करे कोर्ट जो कोर्ट को उचित लगता है। तो यहां पे डॉक्टर कोर्ट में यह बोल सकता है कि भैया इसको पूरा सेट असाइड नहीं करना चाहिए, कायदे से मेरे को 300 रुपए की कंसल्टेंसी फीस तो मिलनी चाहिए। तो यहां पे वही लिखा हुआ है, झुंझुनवाला जो है प्रॉमिसरी नोट तो रिकवर नहीं कर सकता, बट वो क्लेम कर सकता नॉर्मल कंसल्टेशन फीस फ्रॉम चंदन। और ये आपका सेक्शन 19A है जो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तो रहेगा ही, ठीक है, और उसको सेट असाइड भी किया जा सकता है, या तो एब्सोल्युटली, या तो जो पार्टी ने फायदा लिया हुआ है, जैसे चंदन ने फायदा लिया हुआ है, पार्टी हु वाज इंटाइटल्ड टू अवॉइड इट, चंदन अवॉइड करने के इंटाइटल में है, उसने बेनिफिट लिया था, ट्रीटमेंट तो लिया ही ना। तो उन टर्म्स एंड कंडीशन में जो कोर्ट को सही लगता है, तो कोर्ट को क्या सही लगेगा कि भाई ठीक है 5,000 रुपए तो किसी हालत में नहीं बनता, 300 रुपए 500 रुपए जो भी रीजनेबल लगता है उतना ऑर्डर कोर्ट दे सकती है। ठीक है सर। फिर इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की बात आ रही कि एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि एक रूम का जो फ्लैट है वो एम्प्लॉयर को तू दे दे ताकि तेरे को प्रमोशन चाहिए। तो बी एक बार के लिए रेडी हो जाता है, ए को बेच देता है कि भाई प्रमोशन मिलेगा। बाद में बी का मूड चेंज हो जाता है और उसको स्यू कर देता है ए को। तो यहां पे भी अनड्यू इन्फ्लुएंस था, ये वॉइडेबल रहेगा ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 4 सेक्शन 17 के एक्सप्लेनेशन के ऊपर बेस्ड है। जैसे सेक्शन 17 क्या बोलता है कि भाई फ्रॉड के बारे से डेफिनेशन देता है कि भाई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किए हो विद द इंटेंट टू डिसीव द पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉड माना जाता है। लेकिन जो सेक्शन नंबर 17 का एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17 क्या बोलता है? मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट्स, मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट्स likely to affect the willingness of the person to enter into a contract is not a fraud। यानी कि ऐसा कोई फैक्ट है अगर आप उसको बता दोगे तो सामने वाला आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं करेगा। तो सिर्फ चुप रहोगे, झूठ नहीं बोलोगे, तो उसको फ्रॉड नहीं बोला जाएगा। तो अब उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। दो जगह साइलेंस को फ्रॉड नहीं माना जाता, एक तो ये वाला एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17, और दूसरा रहता है व्हेन आपका क्या बोलते हैं साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड कब कब माना जाता है वो तो ठीक है, कब नहीं माना जाता तो एक ये वाली बात आती है। और एक आता है व्हेन साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, कि आप चुप रहते हो लेकिन चुप रहते हुए भी बोल देते हो। तो ये दो के ऊपर एक क्वेश्चन पूरा बेस्ड है, एक एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17 के ऊपर और एक बेस्ड है साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच के ऊपर। ध्यान से समझना। पी जो है वो ऑक्शन में क्यू को सेल करता है, एक हॉर्स, जो पी को पता है कि वो अनसाउंड माइंड का है। ठीक है सर, पी को पता है कि घोड़ा अनसाउंड माइंड का है, लेकिन वो क्यू को ऑक्शन में बेचता है। हॉर्स दिखने में तो साउंड माइंड का है, बट पी को पता है कि वो पागल है, अनसाउंड माइंड का है हॉर्स। क्या है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में? पहला, अगर पी कुछ भी नहीं बोलता अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स और क्यू को बेच देता है, यहां पे एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17 लगेगा और ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा। ये क्यू की जिम्मेदारी है, लेट द बायर बीवेयर, एक बार उसको सही तरीके से किसी एक्सपर्ट से घोड़े को आपको चेक करवा लेना चाहिए लेने के पहले। दूसरा, इफ पी सेज नथिंग अबाउट इट टू क्यू, जो पी है वो क्यू को इसके बारे से कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन
क्यू जो है इस केस में वो पी की डॉटर है, जो अभी अभी किस पे आई है, मेजॉरिटी अटेंड की हुई है। अब यहां पे आ जाता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। 5 ऐसी सिचुएशन है बेटा जहां पे आप चुप रहोगे तो फ्रॉड माना जाता है। कौन सी 5 ऐसी सिचुएशन? पहला, जब आप फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में हो, जब आप फैमिली सेटलमेंट या अरेंजमेंट कर रहे हो, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट के बारे से कॉन्ट्रैक्ट है, और एक कॉन्ट्रैक्ट और आ रहा है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये 5 केस के अंदर, ये 5 केस के अंदर आप चुप नहीं रह सकते, आपको बोलना पड़ेगा। यहां पे पी की जो डॉटर है वो क्यू है, यानी कि पी अपनी डॉटर को ही दे रहा और ये नहीं बता रहा घोड़ा अनसाउंड माइंड का। भाई ये भरोसे का रिश्ता है, यहां पे आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो ये फ्रॉड कहलाएगा। तो पहले वाले केस पे फ्रॉड नहीं है, दूसरे वाले केस में फ्रॉड है। यहां पे कहता है इफ क्यू सेज टू पी, यानी कि क्यू पी को बोल रहा है कि पी अगर तुम डिनाई नहीं करोगे तो मैं मान के चलूंगी कि जो घोड़ा है वो साउंड माइंड का है, और पी यहां पे चुप रहता है। तो भाई साहब जब क्यू ने पी को यही बोला कि तुम चुप रहोगे तो मैं मान के चलूंगी घोड़ा साउंड माइंड का है, और यहां पे पी चुप था, तो पी चुप रह के क्या बोल दिया कि हाँ घोड़ा साउंड माइंड का इसलिए मैं चुप हूं, लेकिन घोड़ा तो अनसाउंड माइंड का था ना। तो यहां पे फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, यहां पे फ्रॉड माना जाएगा और यहां पे फ्रॉड नहीं माना जाएगा। ठीक है सर, मुझे यहां पे सारी चीजें समझ में आ गई है। जीवन में आगे बढ़ते हैं। करण एग्री करता है कि एक वुडन टेबल लेगा, इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। वुडन टेबल लेगा, किससे लेगा? एक्स से। जब वो टेबल को देखा तो बहुत अच्छी कंडीशन में था, करण ने उसको एग्जामिन भी किया था, 20,000 रुपए पे करके आ गया। बाद में पता चला कि वो टेबल को ना, जो एक्स है वो टूटा हुआ था, उसका 1 लाख टूटा हुआ था, उसको पेस्ट कर दिया था वुड से और ट्राई टू हाइड द डिफेक्ट। इसको बोलते हैं बेटा एक्टिव कंसीलमेंट। एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है कि जो बायर है यानी कि जो करण है वो रीजनेबल एग्जामिनेशन करने के बाद भी अगर डिफेक्ट को ट्रेस नहीं कर पाता है, बराबर है, यानी कि करण अवेयर था, कैवेट एम्प्टर वाला प्रिंसिपल लगता है, करण बिल्कुल भी क्या था? अवेयर था। लेट द बायर बी अवेयर, उसको जानकारी थी, उसने सारी चीजें देख समझ के ली, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के लेके आ गया। बट वो जो डिफेक्ट था वो ऐसा डिफेक्ट था कि आपने उसको हाइड कर लिया था एक्टिवली कंसील करके। सो एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है कि बायर रीजनेबल एग्जामिनेशन करने के बाद भी अगर डिफेक्ट को ट्रेस नहीं कर पाता है तो इस एक्टिव कंसीलमेंट को फ्रॉड बोला जाता है। तो यहां पे आप ये नहीं बोल सकते सर करण की गलती, उसको चेक करना था, करण ने चेक बराबर किया था, बट इतनी सूझबूझ से सफाई से उसको हाइड किया गया था, वो एक्टिव कंसीलमेंट था जिसपे डिफेक्ट अपेरेंट नहीं था, तो इस एक्टिव कंसीलमेंट को फ्रॉड बोलते हैं। इस परिस्थिति के अंदर करण टेबल को रिटर्न कर सकता है और अपना अमाउंट पैसे वापस मांग सकता है। ठीक है सर, जीवन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट। कपिल जो है वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाता है और वहां पे जाके बोलता है कि मेरे को एक स्टील पेन चाहिए। ठीक है, वो सेल्समैन को बोलता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर के कौन से एरिया में स्टील पेन है, तो सेल्समैन ऐसे इशारा करता है कि देखो वो जो फलाना एरिया है ना, वहां पे आप लेफ्ट चले जाओ, वहां पे मिल जाएगा। एरिया बताता है जो स्टील पेन के साथ है, उसमें और भी बहुत सारे पेन हैं। ठीक है, कपिल जो है वो गलती से एल्यूमिनियम पेन को सेलेक्ट कर लेता है स्टील पेन की जगह में। सेल्समैन देखता है इस चीज को और कपिल को कुछ बोलता नहीं है। कपिल घर पहुंचता है और पाता है कि जो स्टील पेन नहीं है तो एल्यूमिनियम पेन, और सेल्समैन ने मेरे को रोका भी नहीं। कपिल सूट फाइल कर देता है डिपार्टमेंटल स्टोर के खिलाफ फ्रॉड के लिए। डिस्कस करिए क्या कपिल एलिजिबल रहेगा सूट फाइल करने के लिए? द आंसर इज नो। लेट द बायर बी वेयर, भाई साहब बरोबर है क्या? सेल्समैन के ऊपर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17 लगेगा, जहां पे बोलता है मियर साइलेंस एज टू फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ द पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ फ्रॉड। ये सेल्समैन की ड्यूटी नहीं है भाई साहब कि आपको बताए कि ये स्टील पेन नहीं है, एल्यूमिनियम पेन है, ये आपको खुद देखना है, बरोबर है क्या? तो यहां पे बिल्कुल भी जो कपिल है वो एलिजिबल रहने वाला नहीं है। फिर मिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर सवाल है दोस्तों। मिस रिप्रेजेंटेशन में 2 सवाल मैं आपको कराऊंगा, दोनों को एकदम प्यार से समझा के लेता हूं। मैं बताना चाहता हूं फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकता है, कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच में भी डिफरेंस पूछ सकता है, और इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इनके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो ऊपर से मैं आपको करवाते हुए ला रहा हूं। अब अगर आपको मैं मिस रिप्रेजेंटेशन में लेके चलता हूं मेरे प्यारे, तो सबसे पहले मिस रिप्रेजेंटेशन को आप शॉर्ट में समझो। पॉजिटिव फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि आप बोल तो गलत चीज रहे हो लेकिन पॉजिटिवली बोल रहे हो। पॉजिटिवली बोलने का मतलब क्या होता है? जब आप फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो तो आपका इरादा सामने वाले को ठगने का नहीं है, दैट इज नोन एज पॉजिटिव फॉल्स स्टेटमेंट। आपका कोई इरादा ठगने का नहीं है, आपके पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कुख्यात इंफॉर्मेशन नहीं है, आप बस हवा में तीर मार रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मैं एप्पल की पेंसिल यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब भाई मैं तो बिलीव कर रहा हूं ये एप्पल की पेंसिल है क्योंकि मैंने जिससे खरीदा है वो एप्पल का यूजर था, उसने बोला कि मैंने डायरेक्टली एप्पल के आईपैड को और इस पेंसिल को एप्पल के स्टोर से खरीदा है। तुमने कहा मैं तो बिलीव कर रहा हूं।
मुझे एक्चुअल में मामू बनाया गया, मेरे साथ फ्रॉड किया गया, डुप्लीकेट माल है, फर्स्ट कॉपी है ये, मुझे नहीं पता ये बात, मैं तो बिलीव कर रहा हूं कि ये एप्पल का ही है, ठीक है। तो मैं आपको भी यही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अरे भाई साहब एप्पल का आईपैड है, एप्पल की पेंसिल है, विदाउट एनी बेसिस फॉर इंफॉर्मेशन। मेरे को तो पता नहीं ना, पीछे वाले ने मेरे को ठग के रखा हुआ है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। जिसकी वजह से आपको मिस्टेक हो रहा है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं आराम से समझाऊंगा। ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच ब्रिंग्स एडवांटेज टू पर्सन कमिटिंग इट, यानी कि आप कोई ड्यूटी की ब्रीच कर रहे हो। ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब जैसे मैंने ऊपर में बताया था ना कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है तो आपको बोलना पड़ता है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको बोलना पड़ता है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आपको बोलना पड़ता है, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको बोलना पड़ता है। देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक द ट्रुथ, बरोबर है क्या? तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है कि भाई आपको सच बताना है। मैं मान लो आप मेरे भाई हो, मैं आपको बेच रहा हूं ये पेंसिल को, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये फर्स्ट कॉपी है, बट ये पता होना चाहिए ना मुझे पता ही नहीं तो मैं कहां से बताऊंगा? तो हाँ, मैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी तो कर रहा हूं, जिससे मेरे को एडवांटेज भी हो रहा है ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से, बट मेरा कोई इरादा आपको ठगने का नहीं है। दैट्स अ मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है सर। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब मिसरिप्रेजेंटेशन तो आपको समझ में आया कि सर आप रिप्रेजेंट तो गलत चीजों को ही कर रहे हो, रिप्रेजेंट आप गलत चीजों को ही कर रहे हो, बट आपका इरादा ठगने का नहीं है, इसको बोलते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है सर। अब सवाल इसके अंदर आता है, उस सवाल के पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर जो किंतु परंतु है वो बता दूं। कहता है जिस भी पार्टी के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है, अगर उस सामने वाली पार्टी के पास मीन्स अवेलेबल है टू डिस्कवर द ट्रुथ विथ ऑर्डिनरी डिलीजेंस, सरल शब्दों में बोलूं तो रीजनेबल एग्जामिनेशन करके अगर सामने वाला व्यक्ति ये पता लगा सकता है कि भाई ये एप्पल की पेंसिल नहीं है, एप्पल का आईपैड नहीं है, तो उसको मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा, और साथ साथ में उस व्यक्ति के ऑप्शन में इसको वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना। लिखता है मिस्टर सामंत है, उसके पास एक मोटर कार है, वो मिस्टर छोटू को क्या करता है, अप्रोच करता है और एंड ऑफर टू सेल इज मोटर कार फॉर 3 लाख रुपए, यानी कि सामंत छोटू को बोलता है कि छोटू मैं तेरे को 3 लाख रुपए देता हूं, अपनी कार मुझे दे दे। मिस्टर सामंत छोटू को बोलता है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सामंत के पास मोटर कार है, वो छोटू को बोलता है कि छोटू मैं तेरे को 3 लाख रुपए में अपनी कार बेचना चाहता हूं। डन सर। सामंत छोटू को बोलता है कि मोटर कार जो है वो 30 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल पे 30 किलोमीटर गाड़ी चलती है। गाड़ी का फ्यूल मीटर और स्पीड मीटर जो है प्रॉपरली काम कर रहा है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, लिखा हुआ है परफेक्टली काम कर रहा है। छोटू एग्री करता है प्रपोजल से, किसके प्रपोजल से? सामंत के प्रपोजल से छोटू क्या करता है, एग्री करता है। एंड टुक डिलीवरी ऑफ द कार बाय पेइंग रुपीज कितना, 3 लाख, यानी कि छोटू एग्री करता है और 3 लाख रुपए में गाड़ी लेके चले जाता है। 10 दिन बाद छोटू को यह पता चलता है, कार को वो वापस लेके आता है कि फ्यूल इफिशियंसी करेक्ट नहीं है, एक्चुअल में 30 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज तो है ही नहीं। और छोटू कहता है सामंत आपने मेरे साथ मिसरिप्रेजेंटेशन किया है और आपको बताना है कि इस प्रोविजन का ध्यान पे रखते हुए कि क्या छोटू रिसाइन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट इन द अबव ग्राउंड। इस बेसिस पे क्या छोटू रिसाइन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि सामंत के खिलाफ वो ये बोल सकता है कि सामंत मिसरिप्रेजेंटेशन किया है और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करता हूं क्योंकि मेरे ऑप्शन में वॉइडेबल है। तो कायदा तो यही कहता है कि हाँ भाई 30 किलोमीटर का एवरेज नहीं है तो मिसरिप्रेजेंटेशन तो हुआ है, बट एक क्वेश्चन में बात बड़ी क्लियर लिखी कि फ्यूल मीटर और स्पीड मीटर जो है बहुत परफेक्टली काम कर रहा था। इट मींस जो बायर है, जो छोटू है, उसके पास तरीके अवेलेबल थे। जब मीटर काम बराबर कर रहा है, फ्यूल मीटर और स्पीड मीटर, तो आपको कुछ बटन्स दबाने हैं बस सामने मीटर में और आपके सामने एवरेज सामने आ जाएगा। इट मींस बायर के पास जरिए अवेलेबल थे, मींस अवेलेबल थे टू डिस्कवर द ट्रूथ बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस। यहां पे छोटू जो है उसके ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होने वाला, ठीक है सर। ये बात कहां पे लिखी हुई है? ये सेक्शन नंबर 19 के एक्सेप्शन पे लिखी हुई है कि जब आपके पास मीन्स अवेलेबल है टू डिस्कवर द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, जहां पे आप सच पता लगा सकते हो लेकिन आपने ही अपनी रीजनेबल एग्जामिनेशन नहीं किया, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं किया, तो आपके ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहने वाला नहीं है, ठीक है सर। जीवन में आगे बढ़ते हैं। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है दोस्तों, ये आप खुद पढ़ के लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 अपने को क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 6 से मेरे प्यारे ये शुरू हो जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर कि एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है और कंसीडरेशन कब अनलॉफुल मानेंगे, कब आपका एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं आपको इत्मीनान से समझाता हूं और इसको इत्मीनान से आपको समझा के लूंगा। इसमें 2-3 प्रकार की कैटेगरी के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ध्यान से सुनना। एक्स एक बिजनेसमैन है, बोलते हैं हाँ भाई बिजनेसमैन, वो बहुत लंबे समय से एक लड़ाई लड़ रहा है, कोर्ट की लड़ाई, लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन का मतलब कानून की लड़ाई लड़े जा रहे हैं बहुत लंबे समय से।
एक मिस्टर वाई नाम के इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके साथ इसकी कानूनी लड़ाई चल रही, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, किसका? एक्स का। अब एक्स जो है अपने केस को मजबूत बनाने के लिए मिस्टर सी जो एक जुडिशियल ऑफिसर है, आप जज बोल सकते हो इनको, इनकी सर्विस लेता है। ये जज को बोलता है मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, अगर आप मिस्टर वाई का, मिस्टर वाई यानी कि कौन, जो जिसके खिलाफ एक्स की लड़ाई है, कानूनी लड़ाई, अगर आप वाई की दलील सुनेंगे नहीं। दलील सुनने का मतलब है जब भी कोई भी आदेश दिया जाता है तो जज उसको पहले सुनता है, तो किसी भी कारण से किंतु परंतु करके कि आपके केस में कोई दम नहीं, भागो यहां से, आप वाई का केस सुनना ही मत, आप वाई का पक्ष सुनना ही मत, उसके साइड को सुनना ही मत, ठीक है। मिस्टर सी जो है एग्री करता है इस पे, बरोबर है क्या? बट एट द एंड ऑफ द लिटिगेशन सी इस पे एग्री करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द लिटिगेशन जो एक्स है ना वो रिफ्यूज कर देता है, यानी कि जज जो है एक्स के फेवर में काम करता है, जज को जैसा बोला गया था वैसा काम करता है, लेकिन जज को उसके 10 लाख रुपए नहीं मिलते। अब आपको डिसाइड करना है वेदर मिस्टर सी कैन रिकवर द अमाउंट प्रोमिस्ड बाय मिस्टर एक्स, यानी कि जो जज है क्या वो एक्स से ये 10 लाख रुपए ले सकता है। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान एकाग्रित करना चाहूंगा सेक्शन नंबर 10 की ओर। सेक्शन नंबर 10 बोलता है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट क्या हो, लॉफुल हो। तो पहली बात तो ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, क्यों ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं? सर ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सर क्यों अपोज टू पब्लिक पॉलिसी? ये जनता के खिलाफ की चीज है। क्यों जनता के खिलाफ की चीज है? अरे भाई साहब, जब न्यायपालिका के अंदर यानी कि कोर्ट के अंदर ही जज को ही खरीद लिया जा रहा है और जज को खरीद के अपने फेवर में डिसीजन दिलवा दिया जा रहा है, तो समाज में किसी के साथ भी अन्याय होगा तो पावरफुल आदमी खरीद लेगा, उसके साथ न्याय तो होना ही नहीं है, अन्याय ही होना है। इसलिए इस प्रकार के जो एग्रीमेंट है ये पब्लिक के, समाज के खिलाफ है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो 10 सबसे पहले तो 10 आ गया। 10 कहता है भाई साहब ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं था। कैसा था? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी था। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी था तो सेक्शन नंबर 23 बोलता है हर वो एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है वो वॉइड है, यानी कि एक्स और मिस्टर सी के बीच में जो एग्रीमेंट था वो वॉइड ही है, तो सी तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकता जो जज है, ठीक। आप इसको इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस भी बोल सकते हो, बरोबर है क्या? इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस भी बोल सकते हो, एक ये हो गया। साथ साथ में आप रिस्ट्रेंट इन लीगल प्रोसीडिंग भी बोल सकते हो सेक्शन नंबर 28 का। तो इन सारी चीजों को जब आप मिलाओगे, इन सारी चीजों का आप जब मिलाओगे तो सीधी सी बात आती है कि सी कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि एग्रीमेंट वॉइड है और आप इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है सर, मैं जीवन में आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 में आता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के ऊपर आएगा, सेक्शन नंबर 23 इस पे लगता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में भी जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है। कैसा अनलॉफुल है, ध्यान से समझना। मिस्टर एस है, मिस्टर एस की जो एज है वो 58 ईयर्स की है। कहां पे एम्प्लॉयड है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयड है, यानी कि पब्लिक सर्वेंट है। वो रिटायर होने वाला है 2 साल में, मिस्टर एस। मिस्टर डी नाम का एक व्यक्ति और है उसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वो एस को बोलता है कि तुम वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। तो डी एस बोलता है कि भाई मैं क्यों वॉलंटरी रिटायरमेंट लूं और तू क्यों मेरे को 10 लाख रुपए देगा? तो डी का कहना है कि भाई देख 2 साल में वैसे ही रिटायर होगा, कितना ही कमा लेगा, आज वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले तो तेरी जगह में मैं आ जाऊंगा। यानी कि डी का कहना है कि भाई तू रिटायर होगा, तेरे नीचे मैं ही हूं, मेरे को प्रमोशन मिल जाएगा। एस पहले मना करता है, बाद में सोचता है कि मैं 2 साल में कितना ही कमा लूंगा, 10 लाख रुपए मिल रहे थे, लेके मैं निकल जाता हूं, बरोबर है क्या? तो उसने एक्सेप्ट कर लिया इस एग्रीमेंट को और रिटायर हो गया। कौन रिटायर हो गया? मिस्टर एस रिटायर हो गया। अब बात आती भाई पब्लिक सर्वेंट है, कोई भी मनी कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए पब्लिक ऑफिस के अंदर। जो व्यक्ति होनहार है, जो व्यक्ति लायकी का है, जो पब्लिक की सेवा कर सकता है, उसको उस पदवी में जगह मिलनी चाहिए। ये तो आपने आपस में खरीद लिया, इसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस। एक और आता है कि आपको मैं 1 करोड़ रुपए देता हूं, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को बोला गया और मेरे को आप नॉमिनेट कर दो भारत रत्न के लिए, पद्म भूषण के लिए, पद्म विभूषण के लिए, बरोबर है? अरे भाई साहब, जो अच्छा काम करता है देश के लिए उसको ये सारी चीज मिलती है ना, ऐसे ही थोड़ी किसी को नॉमिनेट करवा दोगे पैसे देके। तो इसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस एंड टाइटल्स। ये पद, भारत रत्न, पद्म भूषण आप खरीदने की कोशिश कर रहे हो, किसी सरकारी आदमी को, किसी नेता अभिनेता को पैसे देके नॉमिनेशन करवा रहे हो अपना, गलत बात है, ठीक है। तो ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस एंड टाइटल सेक्शन नंबर 23 के हिसाब से अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। क्यों? ये इंटरफेयर करता है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन बेस्ट क्वालिफाइड। अब डी साले तू घूस दे के इसकी जगह में आ गया बड़ी पोजीशन में, शायद तू लायकी का हो ही नहीं, तो कहता है बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन जो होता है ना फॉर द सर्विस ऑफ पब्लिक, उस पर ये इंटरफेयर करता है। पब्लिक पॉलिसी ये बोलती है कि कोई भी मनी कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए किसी भी टाइटल के लिए, किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए। तो यहां पे ये जो एग्रीमेंट था ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है,
ठीक है सर, मैं जीवन में आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं लेके चलता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 बेस्ड है सेक्शन नंबर 27 के ऊपर, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट इन ट्रेड के ऊपर। ठीक है, आपको सबको पता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यानी कि आप आज मेरी दुकान के सामने दुकान खोल रहे हो, मैं आपको बोलूंगा लो 5 लाख रुपए लो, मेरी दुकान के पास से दुकान लेके जाओ, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, और ये एग्रीमेंट वॉइड है। आप 5 लाख रुपए ले भी लिए, उसके बाद अपनी दुकान शिफ्ट भी नहीं की, उसके बाद भी मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके और मेरे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो वॉइड है। ठीक है सर, अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये करवा के लेता हूं। इस पे मैं आपको बताता हूं कि इंस्टीट्यूट ने आपके मॉक टेस्ट पेपर में एक बड़ा ग्रे एरिया वाला सवाल पूछा हुआ है इसमें, उसको अब ध्यान रखना, वैसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, ध्यान से सुनना। रोहन क्या चला रहा है? एक ग्रोसरी स्टोर चला रहा है। कहां पे चला रहा है? दिल्ली पे चला रहा है सर। वो सेल कर रहा है क्या? ग्रोसरी का बिजनेस कर रहा है सर, ग्रोसरी का बिजनेस इंक्लूडिंग गुडविल वर्थ ₹1,00,000, यानी कि रोहन ग्रोसरी का काम कर रहा था दिल्ली में, ग्रोसरी के धंधे को गुडविल के साथ बेच रहा है, गुडविल की कीमत 1,00,000 की, रोहित को बेच रहा है और टोटल रोहित से 5 लाख रुपए ले रहा है। ठीक है सर, सेल हो जाने के बाद रोहित जो है, रोहित कौन है मेरा लाल? बायर, रोहित बायर है। रोहित रोहन के साथ, सेलर के साथ एक एग्रीमेंट करता है, और एग्रीमेंट के हिसाब से रोहन को ओपन नहीं करना है अनदर ग्रोसरी स्टोर सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस इन द होल ऑफ इंडिया फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। यानी कि जो परचेजर है, बायर है, वो अपने आप को एक प्रकार से प्रोटेक्ट करता है कि भाई मैं आपसे सामान खरीद रहा हूं, गुडविल के साथ खरीद रहा हूं, तो भाई मैं प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, आप आने वाले 10 साल तक इंडिया के अंदर ये बिजनेस नहीं करोगे। तो अब देखो बेटा, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड तो रहता है 4 सिचुएशन में। कौन सी 4 सिचुएशन है? पहली सिचुएशन, जब बायर ऑफ गुडविल सेलर ऑफ गुडविल के साथ एग्रीमेंट करता है, तब जब करता है, और कंडीशन रीजनेबल होनी चाहिए। सर कंडीशनल रीजनेबल होने का मतलब क्या होता है मेरे लाल? अब जैसे इसने बोल दिया कि तू 10 साल तक पूरे भारत में ग्रोसरी का बिजनेस नहीं करेगा, रोहित के बाप का है क्या पूरा इंडिया? 10 साल तक नहीं करेगा। रीजनेबल लोकल लिमिट और रीजनेबल टाइम के लिए अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हो सिमिलर बिजनेस के लिए, तो ये रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रेंट वैलिड होता है। अगर बोल देता कि भाई जो तेरा एरिया है जहां पे तूने मेरे को ये ग्रोसरी का धंधा बेचा है, यहां से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के एरिया में आने वाले 5 साल तक नहीं करेगा, उस एरिया में आप पूरे के पूरे दिल्ली में भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अनरीजनेबल हो जाएगी। तो रीजनेबल लोकल लिमिट की 30 किलोमीटर के एरिया में, जहां तेरी दुकान है जो हमने खरीदा है, वहां से 30 किलोमीटर के एरिया में आने वाले 3 साल तक आप धंधा नहीं करोगे, रीजनेबल। ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड है, जो बायर ऑफ गुडविल ने सेलर ऑफ गुडविल के ऊपर लगाया, ये वैलिड है। अभी अनरीजनेबल हो गया क्योंकि पूरे भारत में मना कर दिया और 10 साल के लिए मना कर दिया। अब रोहन क्या करता है? ओपन करता है सेम सिटी में, 2 महीने बाद सेम सिटी में, दिल्ली में ही ओपन कर लेता है। बताइए क्या रोहित के पास कोई राइट रहेगा? घंटा कोई राइट नहीं रहेगा, क्योंकि रोहित और रोहन के बीच में जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है, क्योंकि आपकी रिस्ट्रिक्शन ही अनरीजनेबल है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक्सेप्शन तो आ गया, बायर और सेलर ऑफ गुडविल के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, अगर टर्म्स एंड कंडीशन रीजनेबल है तो ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड रहेगा। दूसरा, सर्विस एग्रीमेंट के केस में, आज मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आप मेरे अंदर एज अ ट्रेनी लगे हुए हो, मैं आपको बोलता हूं कि 3 साल तक जब तक आप मेरे साथ ट्रेनिंग में रहोगे, आप अपनी खुद की प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरे जो कॉम्पिटिटर है उनके पास एज अ ट्रेनिंग में नहीं जाओगे, एंड सो ऑन, ये वैलिड रहेगा सर्विस एग्रीमेंट में। आउटगोइंग पार्टनर को आप रिस्ट्रेन कर रहे हो कि आप सिमिलर बिजनेस नहीं करोगे, चलेगा। जो पार्टनर ऑलरेडी है, आउटगोइंग नहीं है, जो ऑलरेडी पार्टनर है, उसको आप बोल रहे हो कि जब तक आप पार्टनरशिप में हो आप सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते, ये भी वैलिड है। तो 4 हो गए, 2 तो पार्टनरशिप के हो गए, एक आउटगोइंग पार्टनर के लिए और एक एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए, एक सर्विस एग्रीमेंट के केस में एम्प्लॉय के लिए, और एक गुडविल वाला। ये 4 चीजें, लेकिन रीजनेबल होनी चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन। तो इस केस में रोहित तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो एग्रीमेंट है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? अनरीजनेबल है, और ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो आपने किया है एक वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है सर, अब आपको क्या सवाल आया था इसमें मैं ये बता देता हूं। आपके मॉक टेस्ट पेपर में मान लो, सपोज कर लो, एक करीना है, ठीक है, और एक करिश्मा। करीना जो है अपने आर्टिफिशियल डायमंड वाला बिजनेस जो है करिश्मा को बेचती है, करिश्मा उसको खरीदती है, और करीना और करिश्मा के बीच में एग्रीमेंट होता है, नहीं कि करिश्मा जो है वो करीना के ऊपर एक रिस्ट्रेंट लगाती है कि ये सिमिलर बिजनेस आने वाले 5 साल तक आप 20 किलोमीटर के एरिया में नहीं करोगे। करीना बोलती ठीक है नहीं करूंगी। करीना 2 महीने बाद ही रियल डायमंड का बिजनेस शुरू कर लेती है। अब सवाल यह आता है मेरे प्यारे भाइयों, करीना ने धंधा भेजा आर्टिफिशियल वाला, और अब जो धंधा कर रही 2 महीने बाद ये बेचने के बाद रियल डायमंड का है, बरोबर है क्या? तो आपके इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये जो रियल डायमंड वाला धंधा है,
ये सिमिलर बिजनेस के अंदर नहीं आता, यानी कि आपने बेचा तो आर्टिफिशियल था। आर्टिफिशियल वाला धंधा आप उस साल में 30 किलोमीटर के एरिया में नहीं करोगे, वो अपनी जगह, लेकिन रियल डायमंड वाला कर सकते हो क्योंकि वो सिमिलर नहीं है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको उसको ध्यान रखना है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं दोस्तों फटाफट, ठीक है। यहां पे ये कहता है एक्स और वाई दो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो किस पे ट्रेड कर रहे हैं, पॉपुलर ब्रांड की एक वीट है, बराबर, उस पर डील कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। एक्स को दिखता है कि ये जो वीट का बिजनेस है ना, ये बहुत मुनाफे वाला बिजनेस है, और अपने धंधे को एक्स बढ़ाने के लिए वाई को ऑफर करता है कि भाई वाई मैं तेरे को 10 लाख रुपए देता हूं, शर्त मेरी ये है कि जो पॉपुलर ब्रांड वाला वीट है ना, शर्त क्या है, जो पॉपुलर ब्रांड वाला वीट है, पॉपुलर ब्रांड वाला, वो वीट उत्तर प्रदेश के अंदर वाई तू मत बेच। आई रिपीट, वाई को ये नहीं बोल रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में तू वीट बेच ही मत, वाई को बस ये बोला जा रहा है कि देख एक्स और वाई ये दो ही हैं, वाई को बोला जा रहा है देख वाई तू और एक मैं हो गया, हम दोनों ही किस पे डील करते हैं, पॉपुलर ब्रांड में डील करते हैं। मैं बोल रहा हूं तू वीट में डील कर, बट पॉपुलर ब्रांड में मत कर, पॉपुलर ब्रांड में सिर्फ मैं डील करूंगा। एक्स पॉपुलर ब्रांड में अपनी मोनोपोली चाहता है ताकि वो औने पौने दाम में उसको बेचे, ठीक है। और एक्स जो है अब फेल हो जाता है 10 लाख रुपए देने में प्रॉमिस्ड अमाउंट में, और वाई जो है सूट फाइल कर देता है एक्स के खिलाफ कि भाई ये मेरे को 10 लाख नहीं दे रहा है। तो बताइए जो वाई का सूट है वो मेंटेनेबल है क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में जो एग्रीमेंट था वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी था। सर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है? अरे भाई साहब, मोनोपोली क्रिएट करना मतलब आप कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करोगे, पब्लिक को एक्सप्लॉइट करोगे। वाई को बोल दिया तू पॉपुलर ब्रांड में डील मत कर, अब एक्स के पास बस है पॉपुलर ब्रांड की जो भी डीलिंग है, अब एक्स जो भाव में बेचेगा पब्लिक को खरीदना पड़ेगा। तो कहता है ट्रेड कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो उस हद तक जिस हद तक मोनोपोली क्रिएट ना हो। ट्रेड कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि आप आपस में एक संघ बना लो ट्रेड कॉम्बिनेशन में, कि जैसे आप बोल दो कि भाई ये पूरा का पूरा जो पॉपुलर ब्रांड का जो मैन्युफैक्चरर, आप उसको बोलो कि भाई पूरा सामान आप मुझे ही दोगे और मैं ही पूरा सामान खरीदूंगा, एक बार की डील होगी, दैट्स अ ट्रेड कॉम्बिनेशन, मैं ही पूरा सामान खरीदूंगा, ये ट्रेड कॉम्बिनेशन हो गया। यहां पे केस पे क्या हो रहा है, वो बोल रहा है कि भाई तू पॉपुलर ब्रांड को नहीं बेचेगा, और यहां पे बोल रहा है खरीदूंगा पूरा मैं ही। ये तो आपस में फेयर डील हो गई ना, जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, उसके साथ आप फेयर डील कर रहे हो, ट्रेड कॉम्बिनेशन है कि हाँ भाई मैं ही खरीदूंगा पूरा। अब ये उनकी मर्जी है कि भाई इनको बेच रहे, इनकी मर्जी है, पूरा खरीद रहे। पूरा खरीदने के लिए भी पीछे ताकत होनी चाहिए कि पूरा सामान आप खरीद रहे हो, आप उतने बड़े प्लेयर होने चाहिए, ये ट्रेड कॉम्बिनेशन चलेगा। इस ट्रेड कॉम्बिनेशन में मोनोपोली के इंग्रेडिएंट्स आ तो रहे हैं, बराबर है क्या, बट ये इनका ट्रेड कॉम्बिनेशन है कि भाई मैं ही खरीदूंगा, ये इसको ही बेच रही है, उसकी मर्जी बेचने वाले की, और ये खरीदने वाले की मर्जी। बट जहां पे दो लोग हैं और वहां पे आप एक को पैसे देकर नमस्ते करवा रहे हो, ये ट्रेड कॉम्बिनेशन ऐसा हो रहा है जो मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी रहेगा। तो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड तो रहता है जब एग्रीमेंट बायर ऑफ गुडविल के साथ होता है, ट्रेड कॉम्बिनेशन में भी वैलिड है उस हद तक जिस हद तक मोनोपोली क्रिएट नहीं हो रही और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं। सर्विस एग्रीमेंट विद एम्प्लॉय भी वैलिड है और पार्टनरशिप के अंदर वैलिड है। इस केस के अंदर वाई घंटा कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता कुछ भी क्योंकि एक्स और वाई के बीच का जो ट्रेड कॉम्बिनेशन वाला एग्रीमेंट था वो मोनोपोली क्रिएट कर रहा था और वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी था, ठीक है। एक्सपेक्टेड केस स्टडी में मैंने आपको एक बात बताई है, एक बिजनेसमैन है वो गुडविल बेचता है अपने धंधे की, किसको, बी को। दोनों एग्री करते हैं कि जो ए है वो प्रैक्टिस नहीं करेगा ट्रेड फॉर 3 years, एंड ऑल्सो ए जो है विल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस कॉम्पिटिंग इन एनी वे विद द बिजनेस ऑफ बी। अरे भाई साहब, जो धंधा बेचा हूं वो धंधा नहीं करूंगा 3 साल तक, रीजनेबल लोकल लिमिट, रीजनेबल टाइम तक। लेकिन भाई साहब जो बी जो धंधा खरीदा है, बी कोई भी धंधा करे उससे कंपटीशन का मैं कुछ भी नहीं करूं। भाई मैं जो बेचा हूं वो वाला नहीं करूंगा, लेकिन बी के और 4 धंधे हैं उनको मैं क्यों नहीं करूंगा, मैं वो थोड़ी बी को बेचा हूं। तो ये जो एग्रीमेंट है डिविजिबल था, पहला वाला पार्ट वैलिड है, रीजनेबल लोकल लिमिट वाला वो वैलिड रहेगा, लेकिन जो दूसरा वाला है जहां पे बोल रहा है कि बी कोई भी धंधा कर रहा है उसके सिमिलर धंधा ए तो नहीं करेगा, वो एब्सोल्युटली वॉइड है, ठीक है सर। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला एग्जांपल था दोस्तों जो मैंने आपको दिया था, ये यहाँ पे आपका कवर हो जाता है। एंड दैट्स ऑल मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे आके आपका पूरा का पूरा आपका यूनिट नंबर 3 यहाँ पे खत्म होता है। एक चीज मुझे आपको और दिखानी है जो यहाँ पे चीज मेरे को कवर होते हुए नहीं दिख रही है, जस्ट अ मोमेंट दोस्तों, शायद वो गलती से वो क्वेश्चन इस पे आया नहीं होगा, बट मैंने उसको बनाया जरूर था।
दोस्तों एक ना सेक्शन नंबर 28 है, वो भले इसके अंदर कवर नहीं हुआ है, मैं अपने अगले लेक्चर में उसके नोट्स आपको पॉसिबली दे दूंगा। सेक्शन नंबर 28 बात करता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, मैं माफी चाहता हूं, वो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग जो है वो यहाँ पे कवर नहीं हो पाया, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट हाँ है। अब उसमें क्या था ध्यान से समझना, लिमिटेशन एक्ट के अंदर मेरे लाल कितने साल बोले जाते हैं, 3 साल के, बराबर है क्या? तो एक इंश्योर्ड पर्सन था, ठीक है, इंश्योर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, जिसने इंश्योरेंस लिया है, और एक है इंश्योरेंस कंपनी। एक इंश्योर्ड पर्सन था और एक है इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड पर्सन को क्या बेचा है, इंश्योरेंस बेचा है। इस इंश्योरेंस एग्रीमेंट के अंदर एक बात लिखी थी कि ये जो इंश्योर्ड बंदा है, मान लो इसका नाम एक्स है, अगर ये मर जाता है तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसका जो कॉम्पनसेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी से 1.5 साल के अंदर ही मांग सकते हैं। 1.5 साल के बाद जो क्लेम है वो नहीं मिलेगा। जब लिमिटेशन एक्ट अपने को 3 साल का वक्त देता है तो इंश्योरेंस कंपनी तुम होते कौन हो जो आप इसमें लिखो कि सिर्फ 1.5 साल के अंदर आपको क्लेम करना पड़ेगा, 1.5 साल के बाद आपको ये क्लेम नहीं मिलेगा? ये तो बहुत गलत बात है। तो इस प्रकार का एग्रीमेंट है, तो बताओ इंश्योर्ड पर्सन मर गया और उसके घर वाले 2 साल बाद इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर रहे हैं, तो क्या ये क्लेम वैलिड रहेगा कि ये क्लेम वैलिड नहीं रहेगा? बरोबर है क्या? तो ये क्लेम वैलिड रहेगा। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि भाई हम तो 1.5 साल के बाद एंटरटेन नहीं करेंगे। इसको बोला जाता है सेक्शन 28 के हिसाब से आप ऐसा एग्रीमेंट किए हो जिसमें आप सामने वाले पार्टी को रिस्ट्रेन कर रहे हो लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए। तो 2 प्रकार की इस पे बात आती है सेक्शन 28 में। एक तो आता है एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन। एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन किस चीज के लिए मेरे लाल? एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन इस चीज के लिए कि आप सामने वाले को लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने नहीं दे रहे हो। और एक होता है एब्रिज कर रहे हो, एब्रिज कर रहे हो टाइम लिमिट को, आप एब्रिज कर रहे हो टाइम लिमिट। ये दोनों को रिस्ट्रेंट इन लीगल प्रोसीडिंग माना जाता है। जहां पे 3 साल का टाइम लिमिटेशन एक्ट ने दिया हुआ है, वहां पे आप एग्रीमेंट में 1.5 साल का ही समय दे रहे हो, यानी कि आप एब्रिज यानी कि कम कर रहे हो उस टाइम लिमिट को टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग, यानी कि जो समय सीमा है लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए आप उसको ही एब्रिज कर रहे हो। ये भी 28 के हिसाब से रिस्ट्रेंट इन लीगल प्रोसीडिंग है और उसको वॉइड माना जाएगा। एक आता है एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन। एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखा कि हमारे बीच में किसी भी प्रकार का विवाद होगा, हम कोर्ट का रास्ता या कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, हम आपस में इसको सॉल्व करेंगे। इसको बोल दिया कि पार्टनरशिप डीड में आपने एक ऐसा क्लॉज डाल दिया जहां पे आप लोगों ने अपने आप को एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्ट कर लिया। तो पार्टनरशिप डीड का ये वाला जो क्लॉज है क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 28 के हिसाब से इट इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। बरोबर है क्या? ये एग्रीमेंट ऐसा है इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग जो एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्ट कर रहा है पार्टनर्स को कि वो कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा पाएंगे। अब इसके एक्सेप्शन समझना। मान लो तीनों पार्टनर डिसाइड करते, एक छत्तीसगढ़ का, एक गुजरात का है और एक महाराष्ट्र का है। तीनों ने पार्टनरशिप डीड में लिखा कि कल को कोई भी विवाद होगा तो हम छत्तीसगढ़ कोर्ट जाएंगे अपना डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। क्या ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है? नहीं, ये पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है। कहीं ना कहीं तो आप कोर्ट जा रहे हो ना। छत्तीसगढ़ वाला पार्टनर बोला भाई डिस्प्यूट होगा तो अपन यहां पर ही रिजॉल्व करके लेंगे, तो इसको एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं बोल रहे हैं कि आप कोर्ट जा ही नहीं सकते, जाना है तो छत्तीसगढ़ कोर्ट जाओगे। तो ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है और ये वैलिड मानी जाएगी एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 28 में। एक और, पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया कि हमारे बीच में कभी भी डिस्प्यूट होगा हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे, आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे जो हमारा जल्दी समझौता करवा के लेगा। इसके लिए बस एक ही शर्त है कि ये चीज राइटिंग में होनी चाहिए कि आप आर्बिट्रेशन के पास जाओगे। क्या ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है? नहीं। कहीं ना कहीं तो आपके हक की लड़ाई आप लड़ पा रहे हो ना, कोई तो आपकी बातें सुन रहा है ना, कोई तो आपको न्याय दिला रहा है ना। तो जब आप बोलते हो कि आर्बिट्रेशन के पास हम जाएंगे अपना सलाह मशवरा करने के लिए, ये भी वैलिड रहेगा आर्बिट्रेशन वाली जो बात है। और जब आप किसी एक कोर्ट को डिसाइड करते हो कि इस एक कोर्ट में हम अपना डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे, ये भी वैलिड है। ये दोनों पार्शियल रिस्ट्रिक्शन के अंदर आते हैं इसलिए वैलिड है। जब आप चारों दरवाजे ही बंद कर दो हर तरफ से, उसको एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। वो सेक्शन नंबर 28 के हिसाब से एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ क्या माना जाता है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग माना जाता है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, तो जो मैं आपको बता रहा था ना कि एक क्वेश्चन रह गया, तो देखो वो एक क्वेश्चन यही था, ये इसके जस्ट नीचे था। ये दूसरी पीडीएफ है, बट अभी वाली पीडीएफ जिससे मैं इसके जस्ट पहले पढ़ा रहा था
उस पे ये वाला क्वेश्चन हट गया था, तो वही मैं आपको समझा देता हूं। क्लॉज इन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाज दैट नो सूट टू रिकवर अंडर द पॉलिसी शैल बी ब्रॉट आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द अश्योर्ड, यानी कि मृत्यु होने वाली व्यक्ति के 1.5 साल के बाद आप कोई सूट नहीं कर पाओगे इंश्योरेंस कंपनी को। एक्स मर जाता है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करते हैं कि भाई हमको पैसे दे दो, और वो 2.5 साल बाद सूट फाइल करते हैं। क्या ये सूट मेंटेनेबल है? द आंसर इज यस। जब 3 साल कानून पे लिखा हुआ है तो आप कैसे 1.5 साल या 1 साल लिख सकते हो? ठीक है, तो मेरे प्यारे यहाँ पे लिखता है एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज वन, जहां पे पार्टी को आप रिस्ट्रिक्ट करते हो एब्सोल्युटली, या तो आप एब्रिज कर देते हो यूजुअल पीरियड फॉर स्टार्टिंग लीगल प्रोसीडिंग। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस नेचर इज व्हाट? वॉइड। सो इन द इंस्टेंट केस द सूट इज नॉट मेंटेनेबल। ये थोड़ा सा गलत है, यहां पे सूट नॉट मेंटेनेबल नहीं है, सूट मेंटेनेबल आएगा। इन द इंस्टेंट केस द सूट इज मेंटेनेबल बिकॉज द क्लॉज इन पॉलिसी क्या है? वो वॉइड है, बिकॉज इज कर्टेल्ड द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो कि 3 साल है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और बताना चाहता हूं, 2 क्वेश्चन इस पे थोड़े से कट हो गए थे। एक ऐसा आता है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जो रिजेंबल कर रहे हैं वेगरिंग के जैसे, ऐसे ट्रांजैक्शन जो रिजेंबल कर रहे वेगरिंग के जैसे बट रिजेंबल नहीं है, जैसे चिट फंड हो गया, आपका शेयर ट्रांसफर हो गया, बहुत सारी उसके अंदर है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऑलरेडी वो एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो वेगरिंग के जैसे लगते हैं बट एक्चुअल में वेगर नहीं है, उसके बारे से बताओ। तो उसमें 4 पॉइंट है, वो आप जरूर पढ़ लेना। ये 2 क्वेश्चन लास्ट के इसमें मिसिंग थे, तो जो नोट्स मैं अपलोड करके आपको दूंगा वो एप्लीकेशन के अंदर, ये 2 चीजों को मैं उसके अंदर कर लूंगा। आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। और यहां पे आके मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 भी जो है, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एग्जॉस्टिव तरीके से मैं खत्म किया हूं, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है इन सारी चीजों में, पूरा रिसर्च करना। कोई भी सेशन लेने के पहले दोस्तों मैं एक बार पूरा एमटीपी छान लेता हूं कि कोई क्वेश्चन तो मिस नहीं हो रहा, पूरे आरटीपी छान लेता हूं। हर चीज देखने समझने के बाद मैंने जो एसीटी के रेगुलर टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन किए हैं वो, कि भाई कुछ रह ना जाए, क्योंकि कोई भी एक छोटा सा पॉइंट में क्वेश्चन पूछ जाता है, तो अगर आप छोटा सा भी सुन के भी रहोगे ना उसको, तो आपको नया नहीं लगेगा और आपको कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको बना पाओगे। बहुत एफर्ट लगते हैं दोस्तों इन सेशन को लेने के लिए, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके कंटेंट में निखार आता है। तो अगर थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन लगा होगा दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा इस वीडियो की रीच जाती है, लोग इंगेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि अरे सर पहले क्यों नहीं मिले, बहुत अच्छा लगा आपसे पढ़ के, पहली बार आपका वीडियो देखा था, इतना मजा आया, ऐसा कभी नहीं पढ़ा। तो ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं तो इसकी वैल्यू हो रही है, कहीं इससे वैल्यू एडिशन लोगों को हो रहा है, इससे फायदा हो रहा है, और ऐसे ऐसे बड़ा मोटिवेशन सा फील होता है कि हाँ यार मजा आ रहा है, ये काम को कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि लोगों को मजा आ रहा है तो ये काम करने में अपने को भी मजा आता है। सो दोस्तों, जाते जाते प्लीज बताइएगा कितना वैल्यू एडिशन हुआ, कमेंट में शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, लाइक जरूर करिएगा, और चैनल में तो सब्सक्राइब तो करके ही जा भाई, नहीं तो कंटेंट मिस हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।